नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि 24 अगस्त 2021 को जो एग्जाम होने वाला है वो UPSSC यानी कि पीटी का एग्जाम होने वाला है। बोले तो दोस्तों प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि इसके जो है अंतिम 3 दिन बचे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये आज हमारा इसका तीसरा प्रैक्टिस सेट होगा। दोस्तों ये तीसरा प्रैक्टिस सेट हमारा अंकित भाटी सर का होगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप ये प्रैक्टिस सेट देख के जाते हैं, ये जितने भी मैंने 2 4 5 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाए हैं, इन सारे प्रैक्टिस सेटों को अगर आप देख के जाते हैं तो आने वाले एग्जाम के लिए ये प्रैक्टिस सेट हमारे बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग बहुत ही आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं ग्रुप से जुड़ने से बेनिफिट ये होगा कि ये जितने भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे, इन सारे क्वेश्चन पेपरों का आपको हल सहित PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरी बात में दोस्तों आपको यदि किसी भी प्रकार का कोई डाउट या क्वेरी हो तो आप हमारे ग्रुप में भेज करके उसका सलूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया कि वेद शब्द का अर्थ है। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया ज्ञान, दूसरा बुद्धिमत्ता और कुशलता, फिर शक्ति। तो दोस्तों आपको बता दूं कि वेद शब्द का जो अर्थ होगा हमारा यहाँ पे ज्ञान से संबंधित होगा। वेद संबंधित दोस्तों वेद का मतलब क्या हो जाएगा, ज्ञान। दोस्तों आपको बता दूं कि इसके संकलनकर्ता जो हैं यानी कि वेद शब्द के संकलनकर्ता हैं वेद व्यास हैं। कौन है दोस्तों, वेद व्यास। अब दोस्तों आपको और एक चीज बता देता हूं कि जो ये वेद हैं, ये वेद कितने प्रकार के हैं दोस्तों, 4 प्रकार के वेद होते हैं। कौन कौन से आपको पता होगा दोस्तों, यहाँ पे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ये 4 वेद होते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि ऋग्वेद को छोड़ करके बाकी के तीनों वेदों को मिलाने की संग्रह को या मिलकर मिले हुए संग्रह को क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको हम बोलते हैं, तो दोस्तों उसको बोला जाता है वेद त्रयी बोला जाता है। क्या बोल देते हैं दोस्तों, वेद त्रयी। और सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि अलार कालाम कौन थे। अब ये दोस्तों बुद्ध के एक शिष्य थे, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु थे, या बुद्ध के गुरु थे, या एक बुद्धकालीन शासक थे। दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर आप लोग C ऑप्शन सोच रहे होंगे यानी कि अलार कलाम कौन थे, बुद्ध के एक गुरु थे। कौन थे दोस्तों, बुद्ध के एक हमारे गुरु थे। अब अलार कलाम जो दोस्तों जो थे वो सांख्य दर्शन के आचार्य थे और एक प्रसिद्ध साधक भी थे। कौन से दर्शन मतलब, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। और यहाँ पे कहा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था। दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौटिल्य, सेल्यूकस, निकेटर, मेगास्थनीज और जस्टिन। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था वो था हमारा मेगास्थनीज था। कौन था दोस्तों, मेगास्थनीज था। और ये दोस्तों कौन था, यूनानी शासक। अब यहाँ पे जो होता है यानी कि यूनानी शासक ने सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज नामक राजदूत को भेजा था। यानी कि यूनानी शासक जो था सेल्यूकस निकेटर यूनानी शासक था, उन्होंने किसको भेजा था, मेगास्थनीज नामक राजदूत को भेजा था। तो यहाँ पे हमारा कुल मिला के राइट इसका आंसर क्या बनेगा, 3 का हमारा C के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा गया कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर आप लोग D ऑप्शन सोच रहे होंगे तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, यानी कि गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अब दोस्तों आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो 1206 ईस्वी से लेकर के 1210 ईस्वी तक गुलाम वंश का संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये किस वंश का शासक था, गुलाम वंश का शासक था। मैं इधर लिखे दे रहा हूँ कि ये गुलाम वंश का शासक था। कौन था दोस्तों, ये गुलाम वंश का शासक था। कब से कब तक का यहाँ पे दोस्तों देखें तो 1206 से 1210 तक। कब तक दोस्तों, 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक ये गुलाम वंश का शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे मोहम्मद गोरी ने नियुक्त किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने नियुक्त किया था, यहाँ पे फिर हम लिखे दे रहे हैं दोस्तों, मोहम्मद गोरी ने इसको क्या किया था, नियुक्ति किया था, यानी कि नियुक्त दिया था। मोहम्मद गोरी ने नियुक्त किया।
कौन नियुक्त किया था दोस्तों? यहाँ पे मोहम्मद गोरी ने नियुक्त किया था। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और ये गुलामबंद का शासक था। इसका शासनकाल 1206 ईस्वी से लेकर के 1210 ईस्वी तक था। ये बात हो गई इसकी जानकारी वाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन। और पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि आईने ए अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अकबर, अबुल फजल, जहांगीर और फिरदौसी। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोग बी ऑप्शन सोच रहे होंगे, यानी कि आईने ए अकबरी पुस्तक के लेखक जो हैं अबुल फजल हैं। कौन है दोस्तों? अबुल फजल हैं। दोस्तों आपको बता दूं, इसके बारे में कुछ जानकारी कर लेते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि जो ये अकबर के दरबारी की इतिहासकारी जो कौन थे? अबुल फजल थे। अबुल फजल ने अकबर की प्रेरणा में अकबर नामक ग्रंथ की रचना की। किसकी? अकबर नामक ग्रंथ की रचना की। और यह ग्रंथ 3 खंडों में विभाजित किया गया। कितने खंडों में दोस्तों विभाजित किया गया? 3 खंडों में विभाजित किया गया। आईने ए अकबरी इसी का तीसरा भाग है। अब आईने ए अकबरी को अबुल फजल ने 5 भागों में विभाजित किया था दोस्तों। सबसे पहले यानी कि जो ये थे हमारे अकबर के दरबारी इतिहासकारी कौन थे? अबुल फजल थे। तो अबुल फजल ने क्या किया था? अकबर की प्रेरणा में अकबर नामक ग्रंथ की रचना की। क्या ग्रंथ की रचना की? अकबर नामक ग्रंथ की रचना की। और फिर यह ग्रंथ में 3 भाग बनाए। और जो तीसरा भाग था वही तीसरा भाग हमारा आईने ए अकबरी था। कौन था दोस्तों? हमारा तीसरा भाग ही हमारा आईने ए अकबरी था। और फिर उसके बाद दोस्तों अगर देखें तो फिर बाद में अबुल फजल ने क्या 5 भागों में बांट दिया, यानी कि आईने अकबरी को लास्ट में 5 भागों में बांटा गया। ये इसकी कुछ मेन बातें थी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, और यहाँ पे कहा गया भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो दोस्तों आपको यहाँ पे बता दूं कि जो भारत का पहला समाचार पत्र हमारा था ये बंगाल गजट था। कौन था दोस्तों? ये बंगाल गजट था। वो भी ये हमारा जो था ये अंग्रेजी में पहला था दोस्तों। कौन था? ये 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा अंग्रेजी भाषा में संपादित बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र बना था। यानी कि देखें तो 6 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था दोस्तों? कलकत्ता से इसका प्रकाशन हुआ था। फिर से दोस्तों आपको बता दूं कि जो अभी दोस्तों आपको एक नई बात बताता हूं कि ये जो हमारा क्वेश्चन है 6वां नंबर, ये 6ठा क्वेश्चन एनटीपीसी की पेपर में पूछा गया था। जो भी एनटीपीसी के एग्जाम हुए थे ये क्वेश्चन वहां पे पूछा गया है। कौन सा है यहाँ पे? भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है दोस्तों? मैंने आपको क्या बताया? 1780 में कौन? जेम्स, यहाँ पे हमने लिख दिया जेम्स जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा दोस्तों क्या हुआ था? अंग्रेजी भाषा में संपादित बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र बना था। और इसका प्रकाशन कलकत्ता से किया गया था। ये इसकी मेन बातें थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं 7वां नंबर। और 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया कि 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिंटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंट। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन थे। इन्होंने रद्द किया था। और किसके उसमें ये एक्ट लागू किया गया था दोस्तों? लॉर्ड लिंटन के द्वारा ये लागू किया था। लॉर्ड लिंटन ने इसको यानी कि लागू किया था। और रद्द किसने किया? लॉर्ड रिपन ने इसको रद्द किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे कहा गया कि ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? 1828 ईस्वी में मोहन राम ने किया था। मोहन राम ने किया था इसकी स्थापना। और ये जो था अद्वैतवाद था। कौन क्या था दोस्तों? ये अद्वैतवाद था। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 9वां क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा गया कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर तथा अधिवेशन स्थल कौन सा था? दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लॉर्ड इरविन कराची, लॉर्ड विलिंगटन मुंबई, लॉर्ड डफरिन मुंबई, लॉर्ड हार्डिंग लखनऊ। तो यहाँ पे दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो यहाँ पे हमारा राइट होने वाला है दोस्तों 9 का बी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलिंगटन मुंबई 1915 ईस्वी। यानी कि हमारा क्या हुआ था? ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हुआ था? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको दोस्तों बता दूं कि ये हमारे मुंबई के गवर्नर थे। उसमें पे कांग्रेस के एक अधिवेशन में गवर्नर ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर तथा अधिवेशन स्थल कौन सा
था। तो लॉर्ड वेलिंगटन मुंबई 1915 ईस्वी, यानी कि बी के साथ देखें तो क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 10वां क्वेश्चन हमारा दिया गया, कहा गया कि 1908 ईस्वी में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी। तो दोस्तों आपको बता दूं कि वो हमारे थे बाल गंगाधर तिलक थे, जो 1909 ईस्वी में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दिया गया था। दोस्तों वो हमारे कौन थे, बाल गंगाधर तिलक थे। अब तिलक पर क्या हुआ था, राजद्रोह का केस चलाया गया था, यानी जो बाल गंगाधर तिलक थे इन पर राजद्रोह का केस चलाया गया था और 24 जून 1908 ईस्वी को 6 वर्ष की सजा देकर माडले जेल वर्मा भेज दिया गया था। इनको कहाँ भेजा गया था दोस्तों, माडले जेल वर्मा भेजा गया था। और बाद में क्या हुआ था, वहां उन्होंने आर्कटिक होम ऑफ वेदास व गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। इन्होंने जब इनको वर्मा जेल भेज दिया गया था दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक को किस लिए भेजा गया था, क्योंकि इन पे देशद्रोह का केस लगा था और इनको फिर वर्मा जेल भेजा गया था। और ये दोस्तों क्या किया था, जब जेल में थे तो इन्होंने आर्कटिक होम ऑफ वेदास और गीता रहस्य नामक 2 पुस्तकों को इन्होंने क्या किया, लिखा। तो ये था इस दोस्तों क्वेश्चन का मेन पॉइंट, और ये हमारा इस क्वेश्चन का 10 का बी हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 11वां नंबर, और 11वां नंबर जो हमारा है तो यहाँ पे कहा गया कि अरावली एक विंध्या श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। दोस्तों यहाँ पे मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, प्रायद्वीपीय पठार। तो 11वां का अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे मालवा का पठार, यानी कि 11 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 12वां नंबर, और 12वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। मुंबई से, चेन्नई से, कोचीन से, विशाखापट्टनम से। दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। दोस्तों मुंबई से नापा जाता है कि चेन्नई से, कोचीन से, विशाखापट्टनम से। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, चेन्नई से मापा जाता है। समुद्र तल का जो औसत समुद्र तल का नापा जाता है, यानी कि वो दोस्तों किस तट से नापा जाता है, चेन्नई से मापा जाता है। यानी कि 12 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 13 नंबर, और 13 नंबर हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इस पे कहा गया है कि महात्मा गांधी जल विद्युत उद्यान प्लांट कहाँ स्थित है। जोग प्रपात, शिव समुद्रम प्रपात, गोकक प्रपात, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दूं जो 13 का हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जोग प्रपात। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 13 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 13 के बाद अगर 14 नंबर देखा जाए तो 14 नंबर कहा गया कि नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है। फिर से दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है। हमको ये वो नदी का नाम बताना है, ताप्ती, कोसी, गोदावरी और कृष्णा नदी। तो 4 नदियों के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोगों के दिमाग में बात चल रही होगी डी ऑप्शन यानी कि कृष्णा नदी, तो बिल्कुल सही चल रही है। यानी कि 14 का देखा जाए तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 14 के बाद अगर हम 15 नंबर देखें तो 15 नंबर कहा गया कि मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है अरबी भाषा से, स्पेनिश भाषा से, हिंदी भाषा से, आंग्ल भाषा से। तो दोस्तों आपको बता दूं जो यहाँ पे 15 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा अरबी भाषा से। यानी कि 15 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 15 के बाद अगर हम 16 देखें तो 16 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया, कहा गया कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी दोस्तों 2002 से 2007 थी, 1992 से 1997 था, या फिर 2012 से 2017 था, या फिर इनमें से कोई नहीं था। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि हो जाएगी दोस्तों वो 2012 से 2017 तक हो जाएगी। यानी कि देखा जाए तो 16 का सी के साथ ही क्वेश्चन हमारा क्या होगा, बिल्कुल ही परफेक्ट बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 16 के बाद अगर हम 17 नंबर देखें तो 17 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन दोस्तों दिया गया 30 अप्रैल 1956 को, 6 अप्रैल 1948 को, फिर 15 अप्रैल दोस्तों 1950 को और 1 जनवरी 2015 को। तो इन 4 ऑप्शनों में दोस्तों कोई एक ऑप्शन हमारा राइट होगा जो कि आपको बताना है। तो दोस्तों आप लोग समझिएगा और सोचिएगा किसमें से कौन सा आंसर हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट बनेगा।
तो दोस्तों अब आपको मैं बता देता हूं कि यहाँ पे 17 को जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि अगर आप लोग बी ऑप्शन सोच रहे होंगे यानी कि 6 अप्रैल 1948, तो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न हमारा क्या था, स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा, जब हमारा देश आजाद हुआ था यानी स्वतंत्र हुआ था, उस स्वतंत्रता के बाद प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी, 6 अप्रैल 1948 में की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे 17 का हमारा बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। दोस्तों 17 के बाद अगर 18 नंबर देखा जाए तो 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया, दलहन व मोटा अनाज का, चावल का, गेहूं का, मक्का का। तो 18 नंबर का अगर देखा जाए दोस्तों तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हमारा कम हो गया है कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हुआ है दोस्तों, तो दलहन व मोटा अनाज का कम हुआ है, यानी कि 18 का देखा जाए तो ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18 के बाद दोस्तों अगर हम 19 नंबर देखते हैं तो 19 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों, कपास उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन उद्योग से, तिलहन उत्पादन से या दुग्ध उत्पादन से। तो दोस्तों आप लोगों को सबको पता होगा कि श्वेत क्रांति हमारी दुग्ध उत्पादन से संबंधित होती है, इसलिए दोस्तों 19 का देखा जाए तो डी के साथ ही क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 19 के बाद अगर हम देखें 20 नंबर, तो 20 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा गया कि 1 जनवरी 1995 को किस संगठन की स्थापना की गई, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, विश्व व्यापार संगठन की, विश्व स्वास्थ्य संगठन की, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की। तो 4 ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे दिए गए हैं, 4 में से दोस्तों हम आकर जानिए तो कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 20 का जो हमारा राइट हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन, यानी कि 20 का बी के साथ क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल हमारा राइट बनेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 20 का बी यानी कि विश्व व्यापार संगठन, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न हमारा था दोस्तों 1 जनवरी 1995 को किस संगठन की स्थापना हुई, यानी कि हमको ये बात बताना था कि 1 जनवरी 1995 को क्या गठित किया गया, तो वहां पे विश्व व्यापार संगठन का गठन किया गया दोस्तों। तो यानी कि 20 का बी के साथ ये क्वेश्चन राइट होगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 21 नंबर, और 21 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया कि भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस दिन हुआ था, तो 27 जनवरी 1956 को हुआ था, 30 जनवरी 1950 को हुआ था, या 28 जनवरी 1950 को हुआ था, या 29 जनवरी 1950 को हुआ था। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन दोस्तों, किस चीज का उद्घाटन, उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन हमको बताना है। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन जो हैं इनमें से अगर आपके दिमाग में बात चल रही होगी सी ऑप्शन यानी कि 28 जनवरी 1950, तो बिल्कुल सही चल रही है दोस्तों। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। तो 21 का देखा जाए दोस्तों तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम यहाँ पे 22 नंबर, और 22 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जा सकती। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति मतलब निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जा सकती, मतलब राज्यपाल के द्वारा और 3 की नियुक्ति की जा सकती है, लेकिन कोई एक ऐसा होगा जिसकी नियुक्ति नहीं की जा सकती है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि वो व्यक्ति कौन हो जाएगा हमारा, अगर देखा जाए दोस्तों तो वो हो जाएगा हमारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो होता है नियुक्ति, वो राज्यपाल द्वारा नहीं होती है। बाकी मुख्यमंत्री, सदस्य लोक सेवा आयोग, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जो ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं ये हमारी भारतीय संविधान के अनुच्छेद, अब यहाँ पे मैं अनुच्छेद लिखे दे रहा हूँ दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद होगा, वो अनुच्छेद हमारा 217, अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो यानी कि देखा जाए तो हमारा राज्यपाल द्वारा नियुक्त किसकी नहीं होती है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा इसकी नियुक्ति नहीं होती है। बाकी की 3 की होती है, मुख्यमंत्री की, सदस्य लोक सेवा आयोग की, महाधिवक्ता की। और इसकी जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है अनुच्छेद 217 के अंतर्गत ये होती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी कि 22 का देखा जाए तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 22 के बाद अगर हम 23 नंबर देखें तो 23 नंबर कहा गया किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, 300, 500, 350, 550। दोस्तों आपको बता दूं, आप सबको पता होगा कि किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो वो 500 सदस्य हो सकते हैं, 500 से अधिक नहीं हो सकते। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए
तो यहाँ पे हमारा जो 23 का हो जाएगा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 23 के बाद अगर 24 नंबर देखा जाए तो 24 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। मौलिक अधिकार द्वारा, मौलिक कर्तव्य द्वारा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा गया है कि निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की स्थापना पूछा गया है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारा बिल्कुल जो राइट आंसर बन जाएगा वो नहीं, सी के साथ ही क्वेश्चन राइट हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अकॉर्डिंग हो जाएगा, यानी कि 24 का जो हमारा राइट आंसर बनेगा 24 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 24 के बाद 25 नंबर और 25 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो 4 ऑप्शन है हमारे, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों 14 दिन। आप सबको पता होगा कि जब भी भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु काम करने के लिए बनाया जाता है तो कम से कम उनको कितने दिन पहले जानकारी दे देना चाहिए दोस्तों, तो उनको 14 दिन पहले क्या करना चाहिए, जानकारी दे देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये रहा है 25 के बाद अगर 26 नंबर देखा जाए तो 26 नंबर हमारा क्वेश्चन ये दिया गया है दोस्तों यहाँ पे, और इसमें कहा गया है कि पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है, O2, HU, CO2 और Cl2। तो पानी को अगर हम क्या करें, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस हमारी मिलती है, हमको ये बात बताना है। तो दोस्तों आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि जो पानी को हमारा ब्लीचिंग पाउडर के साथ मिलाएंगे तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे हमारा 26 का जो हो जाएगा दोस्तों डी, यानी कि Cl2 के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन 26 के बाद अगर देखा जाए 27 नंबर, तो 27 नंबर तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया, कहा गया है कि खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने के मुख्य कारण वसा और तेल का ... है। दोस्तों 4 ऑप्शन है, अवकरण, शोधन, ऑक्सीकरण और हाइड्रोलिसिस। तो दोस्तों आपको बता दूं जैसे कोई खाद्य पदार्थ हमारा 2-3 दिनों तक ऐसे रखा रह जाता है तो उसमें दुर्गंध आने लगती है। तो दोस्तों ये क्या कारण होता है, ये ऑक्सीकरण का कारण होता है। क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 27 का हमारा यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 27 के बाद अगर 28 नंबर देखें तो 28 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि आकार में सबसे बड़ी कोशिका है माइकोप्लाज्मा, शतुरमुर्ग का अंडा, तंत्रिका तंत्र की कोशिका, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शनों में से आपको बताऊं मैं, अगर 28 का हमारा जो हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा, यानी कि बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आकार में सबसे बड़ी कोशिका है किसकी दोस्तों, शुतुरमुर्ग का अंडे की सबसे बड़ी कोशिका होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 28 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगर दोस्तों देखें यहाँ पे जो हमारा माइकोप्लाज्मा लिखा है तो इसमें क्या होता है, माइकोप्लाज्मा जो होता है ये सबसे छोटी कोशिका होती है। यहाँ पे क्या होती है, सबसे छोटी कोशिका होती है। तो ये हमने लिख दिया दोस्तों सबसे छोटी होती है। अब अगर जाने दोस्तों ये जो हमारा तंत्रिका तंत्र लिखा है, इस तंत्रिका तंत्र में दोस्तों क्या होगा, तो ये तंत्रिका तंत्र में होगा सबसे लंबी कोशिका होगी, यानी ये जो तंत्रिका तंत्र है यहाँ पे सबसे लंबी कोशिका होगी, सबसे, यहाँ पे मिल दिया सबसे लंबी। दोस्तों ये क्या हो जाएगा हमारा, सबसे लंबी क्या हो जाएगी, कोशिका हो जाएगी। यानी कि देखा जाए तो 28 का हमारा सी के वो ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए के साथ नहीं दोस्तों, ये ए तो हमारा हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा, यानी कि सबसे छोटी कोशिका हो जाएगी। तंत्रिका तंत्र की सबसे बड़ी कोशिका होती है, यानी कि आकार में सबसे बड़ी कोशिका पूछा गया तो शुतुरमुर्ग का अंडा, यानी कि 28 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 28 के बाद अगर 29 नंबर देखा जाए तो 29 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि राइबोसोम की खोज किसने की। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, पेलेड और बैंड, अल्टमैन और वाल्डेयर। तो ये जो 4 ऑप्शनों में दोस्तों हमारा एक राइट हो जाएगा दोस्तों। तो आपको बता दूं राइबोसोम की खोज किसने की थी दोस्तों, तो ये पेलेड ने राइबोसोम की खोज किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 29 के बाद अगर हम 30 नंबर देखें तो 30 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया, कहा गया है कि रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, जस्ता की, सीसा की, लोहा की, प्लेटिनियम की। दोस्तों आप सबको पता होगा कि लोहा की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि 30 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 31 नंबर, और 31 नंबर ये हमारा दोस्तों क्या है, मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा गया है कि ऑडिटोरियम ए की बैठने की क्षमता ऑडिटोरियम बी की तुलना में 150% ज्यादा है। तो ऑडिटोरियम ए की तुलना में ऑडिटोरियम बी की बैठने की क्षमता कितने प्रतिशत कम है, हमको ये बात यहाँ पे बताना है। तो अगर दोस्तों हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना
हमने माना ऑडिटोरियम यानी कि ऑडिटोरियम, हमने दिया दोस्तों माना ऑडिटोरियम बी, यानी कि ऑडिटोरियम बी की बैठने की क्षमता, बी की बैठने की क्षमता दोस्तों जो वो है 100। कितनी है दोस्तों? 100 हमने मान लिया। अब फिर आगे हम क्या कर लेते हैं, अब क्या करें, तब ऑडिटोरियम ए की क्षमता अगर हम निकालें तो यहाँ पे निकालें तब ऑडिटोरियम ए की क्षमता। तो अब इसने क्या बताया दोस्तों, 20 से 150% अधिक है। जो ए की क्षमता होगी वो 20 से 150% अधिक है। तो दोस्तों जब किससे अधिक है, यानी कि 20 से 150% अधिक है दोस्तों, तो ये बी का तो हो गया 100। अब 20 से 150% अधिक है तो दोस्तों 150 में 100 जोड़ देंगे तो 250% हो जाएगा। 250% अधिक है इसलिए बटे कितना हो जाएगा 100। तो ये 100 से 100 कट गया तो यानी कि कितना आ गया हमारा 250 आ गया। तो ये आ गया ऑडिटोरियम ए की क्षमता कितनी आ गई दोस्तों, 250 आ गई। ऑडिटोरियम ए की क्षमता हमने निकाली है दोस्तों कितनी, 250। तो अब कहा गया है कि ऑडिटोरियम बी के बैठने की क्षमता में प्रतिशत कमी अगर हम निकालें तो अब यहाँ पे हम निकालें ऑडिटोरियम, यही लास्ट में कहा ना, ऑडिटोरियम बी की बैठने की क्षमता में प्रतिशत कमी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ऑडिटोरियम बी के बैठने की क्षमता में कमी। अब इसकी कमी जब निकालेंगे दोस्तों तो ये जो कमी हमारी हो जाएगी, तो ये तो हमारा 250 था, माइनस यहाँ पे कर देंगे 100 बटे दोस्तों कितना कर देंगे यहाँ पे हम 250, और अब इंटू क्या कर देंगे 100। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 250 से हमारा 100 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 150 बचेगा, बटे हमारा हो जाएगा यहाँ पे 250 इंटू कितना हो जाएगा हमारा 100। तो ये 0 से ये 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। अगर 5 से इसको कट करें या 25 से कट करें तो 25 चौको 100 हो जाएगा, तो 15 चौको कितना हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा। तो 60 हमारे इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 31 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 31 के बाद अगर हम 32 नंबर देखें तो 32 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि शोभा बेंगलुरु से मैसूर की दूरी 64 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है एवं 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस लौटती है। उसकी समग्र यात्रा में औसत गति ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमको औसत गति निकालनी है, तो आप लोग जानते होंगे कि औसत गति की फार्मूला जानते हैं 2xy बटे हम जानते हैं क्या x + y। ये क्या होता है दोस्तों, एवरेज स्पीड यानी कि औसत गति का फार्मूला होता है। तो दोस्तों बस इसी फार्मूले में हमको रखना है, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे एक बार जाने पे 64 किलोमीटर घंटा है, वापस आने पे 88 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पे हम 66 प्लस का यहाँ पे दोस्तों 64 है, 64 प्लस का हम क्या कर देंगे 88, इन सबको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 × 64 इंटू हमारा हो जाएगा 88 अपान दोस्तों हो जाएगा हमारा कितना, यानी कि 8 4 12 के हो जाएगा 2, 8 6 14 2 हो जाएगा हमारा 16, यानी कि 162। अब अगर 162 को इससे हम कट करेंगे तो ये दोस्तों बन जाएगा हमारा, कहीं ना कहीं से हमने थोड़ी सी गलती कर दिया, फिर से इनको जोड़ लेते हैं 64 और ये 80 है दोस्तों। यहाँ पे क्या है हमारा, गलती हम लोग कर दिए हैं पूरे क्वेश्चन में ही। तो क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम फिर से हल करना सीखते हैं। तो दोस्तों हमने बताया कि एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है यहाँ पे 2xy बटे यहाँ पे x + y। तो यहाँ पे 2 हमारा फार्मूला को हो गया, और a का वैल्यू यहाँ पे 64 दिया गया है, b का वैल्यू यहाँ पे 80 दिया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों अगर देखें तो हमारा a का मान यहाँ पे 64 दिया गया, प्लस करेंगे और यहाँ पे b का वैल्यू यहाँ पे 80 दिया गया, तो हमने 80 कर दिया। और दोस्तों अब अगर इसको हल करें तो 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 64 मल्टीप्लाई यहाँ पे 80, और ये इनको जोड़ेंगे तो 8 से 14 यानी कि 144 बन जाएगा। अब अगर इसको हम कट करें दोस्तों तो ये हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 8 से कट जाएगा, या फिर 8 से ही कट कर देते हैं दोस्तों, तो 8 8 64 हो जाएगा, 8 1 8 और फिर यहाँ पे 8 8 64 हो जाएगा। तो अब अगर देखें दोस्तों तो ये हमारा किससे कट जाएगा। अब अगर इसको हम और भी कट करें तो ये हमारा 2 से कट रहा दोस्तों, तो ये हमने 2 से इसको कट कर दिया, तो ये हो जाएगा 2 नहीं 18 हो जाएगा, 9 आ गया दोस्तों। तो अब ये 9 और ऊपर 8 और 80 बचा दोस्तों। 8 और 80 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनली कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखें तो 8 8 64 यानी कि 640 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 9। 9 का भाग जब दोस्तों हम 640 में देंगे तो 9 7 63, 9 1 9
और फिर 9 × 9 9 × 9 यानी कि 71 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि उसकी एवरेज स्पीड जो आ जाएगी दोस्तों 71.11 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 32 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 32 के बाद अगर दोस्तों 33 नंबर देखें तो 33 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया और बहुत आसान भी है। करके देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारा जो लिखा है 11√n, तो हमने 11√n लिख दिया। और अगर इसको हल करें दोस्तों तो इसको हमने खंड कर दिया 112 के, तो हो जाएगा 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 सत्ते दोस्तों 112, तो हमने ये लिख दिया। और फिर यहाँ पे प्लस लगा दिया और फिर √343 को हल करें तो 7 × 7 × 7 7 7 49 सत्ते 343 हो जाएगा। अब दोस्तों मैंने बता रखा है पिछले कुछ वीडियो में कि यहाँ पे जब कोई संख्या नहीं होती तो इस जगह पे मान लीजिए कि 2 छिपा है, तो 2 2 के हम पेयर बनाएंगे, तो ये 2 2 के एक पेयर बन गया, यहाँ से भी एक पेयर बन जाएगा। तो यहाँ से हमारे 1 2 यहाँ से निकल आएगा, 1 2 यहाँ से निकल आएगा, तो कुल मिला के यहाँ पे आ जाएगा 2 दूना 4 बाहर निकल हो जाएगा, 4 √7 बचेगा। यहाँ पे 7 √ हमारा 7 बचा और इधर तो हमारा दोस्तों कितना था 11√n दिया गया है। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये जो हमारा 11√n दिया है ये तो लिखेंगे ही लिखेंगे। दूसरी बात हमें 7 4 11 हमारा यहाँ पे 7 हो जाएगा। बाहर को जोड़ देते हैं और अंदर वाला नहीं जोड़ा जाता दोस्तों क्योंकि √ में है। जैसे हमारा 7x + 4x है तो 7 और 4 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 11, लेकिन x नहीं जोड़ा जाता, x हमारा केवल x ही लिख दिया जाता है। तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पे हो गया। अब दोस्तों अगर आप कंपेयर कराएंगे तो 11 यहाँ पे मैच कर रहा है, 11 यहाँ पे मैच कर रहा है, और अगर ये n से कंपेयर कराएंगे तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी दोस्तों 7 हो जाएगी। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 33 के बाद अगर दोस्तों 34 नंबर देखें तो 34 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है। कहा गया कि एक भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग -89/40 है, दोनों भिन्नों में से छोटा भिन्न कौन सा होगा, हमको ये बात बताना है। तो दोस्तों ये जो लिखा हुआ है ये 89 लिखा है, 89/40 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे कहा गया एक भिन्न, तो माना वो भिन्न क्या है x। फिर कहा गया है एक भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग, तो मान लीजिए x का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/x, इन दोनों का योग कर दिया। योग करने के बाद उनका वैल्यू कह रहा है 89/40 है, तो हमने 89/40 रख दिया, ये हो गया। अब अगर इनको सॉल्व करें दोस्तों तो ये हमारा बन जाएगा ये x² प्लस का 1 हो जाएगा और अपान का यहाँ पे हमारा x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 89 हमारा हो जाएगा 40 का मल्टीप्लाई करेंगे इधर क्रॉस तो 40x² हो जाएगा प्लस का 40 हो जाएगा बराबर इधर माइनस का 89x हो जाएगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे 40x² तो ये रखेंगे ही रखेंगे, माइनस का 89 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 89x और प्लस का इधर तो 40 दिया ही है, बराबर कितना कर देंगे दोस्तों हम 0 कर देंगे। अब दोस्तों 4 चौक 16 यानी कि 1600 बन गया, गुणा कर दिया जाए 1600 हो जाए और यहाँ पे जोड़ दिया जाए तो 89 हो जाए। हमको ये द्विपद प्रमेय बन गई है, इसको सॉल्व करना है दोस्तों। तो कुल मिला के यहाँ पे हम लिख दें 40x² और यहाँ पे हमने प्लस किया, यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों 64x और प्लस का इधर लिखेंगे 25x। 64 25 आप जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा 89 हो जाएगा और प्लस का इधर हमारा 40 हो जाएगा। 64 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों 1600 बन भी जाएगा, बराबर हमारा 0, तो 0 रख दिया। 2 2 का पेयर बना करके हम इनमें कॉमन करेंगे तो यहाँ पे हमारा दोस्तों 8 कॉमन हो जाएगा, x भी कॉमन हो जाएगा और यहाँ से हमारा 8 × 45 यानी कि 5x बचा, 8 × 64 यहाँ पे 8 बचा। यहाँ पे दोस्तों हमारा 5 बचा तो 5 हो गया, 5 बचा 25 यानी कि 5x और यहाँ पे 5 8 40 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा 0। फिर यहाँ पे दोस्तों हमारा एक ब्रैकेट में हो गया 5x प्लस का 8 हो गया, दूसरे ब्रैकेट में हमारा हो गया 8x प्लस का 5 हो गया, अब बराबर हमारा हो गया 0। अब क्या करेंगे दोस्तों हम पहली वैल्यू निकालेंगे तो 5x प्लस का 8 हो गया, बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0, तो ये बन जाएगा कुल मिला के 5x बराबर इधर हो जाएगा माइनस का 8, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 8/5 हो जाएगा। तो एक वैल्यू तो दोस्तों हमारी x की यहाँ से ये आ गई, और दूसरी वैल्यू अगर यहाँ से निकालें हमारा तो ये हो जाएगा 8x प्लस का 5 बराबर 0, तो यहाँ से आ जाएगा x की वैल्यू माइनस का 5/8 हो जाएगा। अब दोस्तों आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं अगर इसका हम भाग दें तो भाग देने पे दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, ये 5 और 8 का भाग देंगे तो ये माइनस लगा देंगे और ये जो आ जाएगा x की वैल्यू माइनस का 1 और यहाँ पे बचेगा 5 का नंबर 3 बचा तो 5 छक्का 3 माइनस का 1.6 आ जाएगा और इसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारा कितना, ये आ जाएगा बराबर हमारा x की वैल्यू आ जाएगा माइनस का यहाँ पे 48
0.6 आ जाएगा, ये हमने इसको 0 बना दिया, 0.6 और फिर 6.2 यानी कि 848 2 बचा 20 हो गया, 8 दूना 16 यानी कि 0.62 हो गया। अब दोस्तों इसमें आपको सबसे छोटा बताना है, तो आपके दिमाग में बात ये चल रही होगी कि छोटा तो 0.62 है, लेकिन नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है। छोटा हमारा ये 1.6 है छोटा। ये क्या है दोस्तों? छोटा है। छोटा किस बात के लिए होता है दोस्तों? यहाँ पे माइनस लगा है ना, तो दोस्तों मान लीजिए जिसके पास माइनस में ज्यादा होगा तो वही सबसे छोटा माना जाता है। कैसे छोटा माना जाता है दोस्तों? मान लीजिएगा कि हमने उधार रुपया किसी से लिया, कितना रुपया? माइनस मतलब उधार लेना ना, उधार यानी कि हमारे पास किसी का कर्ज है, यानी कि हमने किसी से 1 रुपया 60 पैसा उधार लिया और दूसरे व्यक्ति ने केवल 62 पैसा उधार लिया, तो कौन ज्यादा मतलब किसके पास उधारी ज्यादा है दोस्तों? तो ये माइनस का 1.6 के पास ज्यादा उधारी है, इसको ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, इसको तो 62 पैसे ही पे करना पड़ेगा, इसको तो 1 रुपया 60 पैसा पे करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो माइनस में जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। तो आप लोग जल्दबाजी में गलती करके मत आइएगा। यहाँ पे कुल मिलाकर इसका राइट आंसर बन जाएगा 1.6। अब 1.6 हमारा किसका वैल्यू था दोस्तों? यहाँ पे माइनस का 8/5। तो यहाँ पे माइनस 8/5 यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो ये डी नहीं हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 8/5 हमारा सी पे दिया गया है। इसलिए दोस्तों 34 का अगर देखा जाए तो हमारा सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 34 के बाद अगर हम 35 नंबर देखें तो 35 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि 235 और 23.5 फिर 2.35 0.235 0.0235 इनका हमको योग निकालना है दोस्तों। तो योग निकालने के लिए दोस्तों तो मैं आपको बता दूं कि इसका आप लोग तो योग कर ही लेंगे। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइएगा, या फिर दोस्तों अगर आपके दिमाग में बात आ रही है इसको करके दिखाया जाए तो मैं आपको चलिए करके दिखा भी दे रहा हूँ, ऐसा कुछ वो नहीं है। 235 पॉइंट हमने 000 बना दिया और एक 0 और भी बना लिया। फिर बाद में लिखा 23.5 तो हमने यहाँ पे 23.55 लिख दिया और आगे हमारे 0 बना दिया। फिर लिखा है 2.35 तो हमने यहाँ पे लिखा 2.35 और आगे हमने 0 बना दिया। फिर लिख दिया 0.235 लिख दिया और एक 0 आगे बना दिया। फिर लिखा है 0.0235। अब क्या करेंगे? इन सबको हम ऐड करेंगे दोस्तों, ये 5 हो जाएगा। 5 के बाद दोस्तों हमारा ये 5 3 8 हो जाएगा और यहाँ भी 5 3 8 2 10 की 0 हो जाएगा। हासिल लगा दोस्तों हमारा 1, 5 3 8 2 10 1 11 की 1 हो जाएगा। हासिल लगा दोस्तों हमारा फिर कितना हो जाएगा? 1, 5 3 8 2 10 10 1 11 की 1 हासिल लगा 1, 3 2 5 1 6 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 261.1085 261.1085 यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 35 का बी के साथ ही क्वेश्चन क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों और यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि एक स्कूल के निर्माण में कुल 5 लाख खर्च हुआ। विभिन्न मदों में हुए खर्चों को पाई चार्ट में दर्शाया गया है। तो पाई चार्ट का अध्ययन करके प्रश्नों का के उत्तर दीजिए। नंबर 1 में दिया गया है, मतलब 36 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि लकड़ी पर खर्च की गई धनराशि। तो लकड़ी पे 36% हमारे 36 डिग्री खर्च की जा रही है और टोटल हमारा दोस्तों कितना था? तो लकड़ी पे अगर हम निकालें तो ये हमारा हो जाएगा ये 5 लाख और यहाँ पे 36 बटे कितना कर देंगे? यहाँ पे हम 360 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों डिग्री दिया गया है ना, इसलिए डिग्री को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? 360 का यहाँ पे भाग करेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों? ये 0 से हमने ये 0 कैंसिल कर दिया, 36 से हमने 36 कैंसिल कर दिया, तो ये कितना आ गया दोस्तों? हमारा 50,000 आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 37 नंबर। तो 37 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन में कि मजदूरी पर व्यय की गई धनराशि और इस्पात पर आय व्यय से कितना अधिक है, हमको ये बात बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले कहा गया कि मजदूरी पर व्यय की गई धनराशि इस्पात पर, तो मजदूरी पर दोस्तों हमारा ये है और इस्पात पर आय, तो इस्पात पर आय हमारा ये है से इस्पात पर आय व्यय से कितना अधिक है, हमको ये बात बताना है। तो दोस्तों देखें तो सबसे पहले इनका हम देख लें, 90 डिग्री से 54 डिग्री हम कम कर दें तो बचेगा हमारा दोस्तों कितना? यहाँ पे 36 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों? यहाँ पे 36 डिग्री बचेगा। अब इस्पात पर आय अगर हम देखें तो यहाँ पे हम निकालें इस्पात पर आय तो ये हो जाएगा दोस्तों, इस्पात पर आय कितना है? यहाँ पे 54 है, तो 54 डिग्री तो हमने 54 डिग्री रख दिया। अब हमको क्या निकालना है? इनमें परसेंटेज निकालना है दोस्तों। परसेंटेज अगर हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो ये बन जाएगा दोस्तों हमारा कुल मिलाकर के
यहाँ पे 36 ये हो जाएगा, अपान का 54 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 100 हो जाएगा। हमने यहाँ पे 100 रख दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व कर दें तो 9 चौको 36, 9 छक 54 हो जाएगा, और अगर 2 से इसको कट करें तो 2 3 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। फाइनली 200/3 बन जाएगा। 200/3 को अगर हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 3 18, 3 18 2/3%, यानी कि 66 सही 2/3% हमारे इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारा ए के साथ मैच हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा गलती दे रखा है, यहाँ पे जो 1 दे रखा है दोस्तों इसको 2 देना चाहिए। क्या देना चाहिए दोस्तों, 2 देना चाहिए। 2/3%, यानी कि हमारा ए ही इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं मिसप्रिंट था दोस्तों, ये 1 ना होकर के 2 होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 37 के बाद अगर हम 38 नंबर देखें तो 38 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि सीमेंट और लकड़ी पर खर्च की गई कुल धनराशि कुल व्यय का कितने प्रतिशत है। तो दोस्तों यहाँ पे सीमेंट और लकड़ी पर कुल धनराशि कितनी खर्च हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों देखें, सीमेंट हमारा ये है और लकड़ी हमारा ये है। तो इनको अगर हम जोड़ दें 72 प्लस का यहाँ पे 36 तो कितना हो जाएगा, 6 2 8 8 7 3 10, यानी कि 108 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 108 डिग्री हो जाएगा। अब हमको निकालना है इस 108 डिग्री, कहा गया है कि कुल धनराशि या कुल व्यय का कितने प्रतिशत है। तो या तो फिर 108 डिग्री को आप क्या करेंगे दोस्तों, ये 108 है, ठीक है, ये 108 कह लीजिए, बटे कितना करेंगे 360। अब हम क्या करेंगे, इंटू कर देंगे 100। अब यहाँ पे अगर इसको सॉल्व कर दिया जाए तो ये हमारा 9 से कट जाएगा, 9 9 9 9 दूना 18, 9 चौको 36 40 हो जाएगा। यहाँ पे ये 0 से ये 0 कैंसिल कर दिया, 4 से हमने इसको 3 बार में कट कर दिया तो 3 दहम 30 आ जाएगा। तो 30% हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 38 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 38 के बाद दोस्तों 39 नंबर देखा जाए तो 39 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि मजदूरी पर खर्च की गई धनराशि इस्पात पर खर्च की गई धनराशि से कितना अधिक है। तो मजदूरी दोस्तों हमारी ये 90 है और इस्पात पर खर्च की गई धनराशि ये 54 है। तो कह रहा मजदूरी और इस्पात पर व्यय की गई धनराशि का अगर हम अंतर निकालें तो ये हो जाएगा 90 माइनस 54, तो बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब हमको निकालना है, कहा गया है खर्च की गई धनराशि से कितना अधिक है। मजदूरी पर खर्च की गई धनराशि इस्पात पर खर्च की गई धनराशि से कितना अधिक है दोस्तों, तो टोटली 36 अधिक है यहाँ पे। अब 36 अधिक है तो इसका हम 5 लाख का 36% निकाल दें। तो यहाँ पे हमने 36 डिग्री था दोस्तों, तो डिग्री में था ना, तो यहाँ पे बटे क्या कर देंगे 360 कर देंगे। और अब अगर इसको कट पिट करके इसका वैल्यू निकाला जाए दोस्तों तो ये हमारा 36 से ये 36 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, बचेगा केवल हमारा कितना 50,000। तो 50,000 यानी कि ए ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों 39 नंबर के बाद 40 नंबर देखा जाए तो 40 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि सीमेंट पर खर्च की गई धनराशि कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पे सीमेंट पर खर्च की गई धनराशि हमसे पूछा गया है। तो सीमेंट पर खर्च की गई धनराशि यहाँ पे देखें तो 72 डिग्री है। तो 72 डिग्री हम क्या करेंगे, इस 5 लाख का हम 72 डिग्री निकाल लेंगे। तो इसका जब 72 डिग्री बटे कितना कर देंगे दोस्तों, हम यहाँ पे 360 कर देंगे। तो ये 0 से ये 0 कट गया और 36 दूना 72, तो 2 पंचे 10 हो गया और आगे हमारे 4 0 बनेंगे, यानी कि कुल मिला के हो गया हमारा यहाँ पे कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि 1 लाख हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 41 नंबर, और 41 नंबर में फिर हमारा यानी कि इसी ग्राफ से रिलेटेड ही क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पे हमको 5 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, कहा गया है कि बार चार्ट का अध्ययन कीजिए जो कि एक कंपनी द्वारा कीटनाशक दवाइयों का उत्पादन 1000 टन में दर्शाता है और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सबसे पहले यहाँ पे कहा गया वर्ष 2002 की तुलना में वर्ष 2009 में कीटनाशक दवाइयों के उत्पादन में बढ़ोतरी का प्रतिशत। वर्ष 2002 हमारा ये है और 2009 हमारा ये है। इसमें बताना है कि कीटनाशक दवाइयों में उत्पादन में बढ़ोतरी का प्रतिशत देखा जाए तो यहाँ पे तो दोस्तों हमारा 80 है 2009 में और यहाँ पे 25 है। तो 80 माइनस हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 25 बटे कितना कर देंगे, यहाँ पे कुल मिला करके हम ये 80 माइनस क्या करेंगे दोस्तों 25 बटे हमारा हो जाएगा यहाँ पे 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25 इंटू क्या करेंगे यहाँ पे हमारा 100। 80 से 25 दोस्तों जब घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 55 बचेगा। और अगर इसको 25 से हम इसको 4 बार में कट कर दें तो 4 में आ जाएगा। अब 55 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा 11 दूनी 22 यानी कि 220 बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 42 नंबर, और 42 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि 2003 और 2004 का औसत उत्पाद, 2003 हमारा ये है और 2004 हमारा ये है। कह रहा इसका औसत उत्पादन निम्नलिखित वर्षों की किस जोड़ी और औसत उत्पादन के बिल्कुल समान है। तो यहाँ पे देखें तो इनका औसत उत्पादन कितना हो जाएगा 40, यानी कि ये 40 अब प्लस का ये 60। अब इनको अगर हम जोड़ें दोस्तों कितना हो जाए, औसत बटे 2 कर देंगे, यानी कि एवरेज निकाल रहे हैं ये, तो ये हो जाएगा 100 बटे 2, अर्थात कितने इनके एवरेज आ गया दोस्तों 50 आ गया। तो कह रहा इनमें से कौन 2 वर्षों को जोड़ दिया जाए तो उनका भी एवरेज 50 ही आ जाए। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखें तो ये अगर हम इसको यानी कि 2002 और यहाँ पे ये 2008 को जोड़ लें, किनको जोड़ लें दोस्तों 2002 और 2008 के वैल्यूओं को जोड़ लें यहाँ पे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2002 का 25 दिया था और 2008 का 75 दिया था, बटे 2 कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 100 बटे 2, अर्थात हो जाएगा हमारा 50 यहाँ भी आ गया। तो 2002 और 2008 हमारे यानी कि ऑप्शन नंबर डी पे दिया गया है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का 42 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 43 नंबर, और 43 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि वर्ष 2007 की तुलना में वर्ष 2008 में कीटनाशक दवाइयों के उत्पादन में बढ़ोतरी का प्रतिशत। 2007 दोस्तों हमारा ये दिया गया है, 2007 की तुलना में वर्ष 2008 में कीटनाशक दवाइयों के उत्पादन में बढ़ोतरी। दोस्तों यहाँ पे हमारा 75 हो जाएगा, 75 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 50 बटे हम कितना कर देंगे यहाँ पे कुल मिलाकर के कितना, ये हो जाएगा हमारा 50 इंटू क्या कर देंगे 100। अब 75 से 50 घटाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा 25, और ये 50 दूना कितना हो जाएगा 100, तो ये 25 मल्टीप्लाई कर देंगे 2, 25 मल्टीप्लाई 2 करने पे दोस्तों कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 50% यानी कि 43 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 43 के बाद दोस्तों अगर 44 नंबर देखा जाए तो 44 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि वर्ष 2005 से 2009 तक औसत उत्पादन 1000 टन में कितना है। औसत उत्पादन निकालना है कहाँ से, इस जगह से 2005 से लेकर के 2009 तक, यानी कि हमको इतना पूरा निकालना है इनका औसत, और 1000 टन में इनको बताया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे 45 2005 में दिया गया है, 2006 में 65, फिर 2007 में हमारा 50 दिया गया है, 2005 के बाद अगर देखें तो यहाँ पे 7 हो गया, 7 के बाद 75 और 80 दिया गया, तो हमने 75 और 80 को ऐड किया, और अपान में दोस्तों कितना करेंगे 3 2 5 है तो 5 का हमने भाग कर दिया। अब इन सबको अगर जोड़ दें दोस्तों तो हमारा कितना योग करने पे आ जाएगा, हमारा 315 आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों 315, अपान कितना करेंगे 5 बटे कितना हो जाएगा 5 छक्का 30 5 3 15, यानी कि जो हमारा बनेगा 63 टन, यानी कि 63 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर देखें तो 44 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 बाद अगर 45 नंबर देखें तो 45 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में बढ़ोतरी प्रतिशत महत्तम है। तो कहा गया है किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में और किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में बढ़ोतरी प्रतिशत अधिक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखें 2002 से 2003, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे 2003 लिख लिया। 2003 का प्रतिशत वृद्धि अगर देखें तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम कर देंगे 40 माइनस 25 बटे हो जाएगा हमारा यहाँ पे 25 इंटू 100, हल करने पे आ जाएगा यहाँ पे 15 बटे 25 इंटू यहाँ पे 25 चौको 100 4 आ जाएगा। तो हमने दोस्तों यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे किया 15 मल्टीप्लाई 4 कर दिया। कितना कर दिया दोस्तों 15 मल्टीप्लाई 4, अर्थात कितना आ जाएगा यहाँ पे 60 आ जाएगा। 15 मल्टीप्लाई 4 बराबर हमारा आ गया 60। तो ये तो हो गया 2003 का हो गया। अब 2003 के बाद अगर हम देखें तो अब 2004 का देख लें दोस्तों, 3 से 4 में भी वृद्धि हो रही है। 2004 का अब इस बार हम देखेंगे प्रतिशत वृद्धि, तो 2004 में हमारा 60 माइनस यहाँ पे 40 बटे हम कर देंगे यहाँ पे कितना, यहाँ पे करेंगे 40 और इंटू कितना हो जाएगा हमारा 100। अब दोस्तों ये जीरो से ये जीरो हमने कैंसिल कर दिया, और इसको अगर सॉल्व करें तो 60 से 40 यानी कि 20 आ जाएगा। 20 बटे 4 और मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 4 पंचे 20, तो 10 बचा 50 हो जाएगा यहाँ पे। अब दोस्तों 4 के बाद अगर देखें तो हमारा बढ़ोतरी कहाँ पे हो रही है, ये यानी कि यहाँ से ये बढ़ोतरी हो रही है ना इधर, और यहाँ से हमारी ये हुई है और यहाँ से हमारी ये हुई है। तो अब हम देखेंगे 2005 से 6 यानी कि 6 वाला देखेंगे। तो 2006 का अगर हम निकालें दोस्तों,
तो 6 में हमारा दिया गया है यहाँ पे 65 दिया गया है, और 5 से तुलना करके निकालें तो बट्टे 45 हो जाएगा, यानी माइनस करके भी और बट्टे भी, इंटू कितना हो जाएगा हमारा 100। अब 45 से 65 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20 बटे यहाँ पे 45 इंटू हो गया हमारा 100। तो यहाँ पे अगर दोस्तों हम हल करें तो ये आ जाएगा हमारा ये बन जाएगा दोस्तों कुल मिलाकर के कितना, 5 से अगर इसको हम कट करें ये 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 नवा 45 हो जाएगा। फाइनली जो ये बन जाएगा दोस्तों हमारा 400 बटे हमारा 9 आ गया। 9 का इसमें भाग देंगे तो 9 चौको 36 हो जाएगा, फिर 9 चौको 36 हो जाएगा, फिर 9 चौको 36, 44.44 आ जाएगा हमारा इसका वैल्यू। अब 2006 के बाद अगर देखें तो हमारा ये इससे ये बड़ा हो रहा है, यानी कि 7 से 8। तो अब इस बार हम 2008 का निकालेंगे। जब 2008 का निकालेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा 75 माइनस का यहाँ पे 50 बटे हो जाएगा 50 इंटू हो गया 100। तो 50 दूना 100 2 हो गया, 75 से 50 कम करेंगे तो 25 दूना 50 आ जाएगा, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई 50। अब अगर अगला देखें 2008 के बाद 2009 में भी बढ़ोतरी हो रही, तो इसको हम देख लेंगे। तो यहाँ पे हम निकालेंगे 2009 का। तो 2009 में हमारा यहाँ पे है 80 माइनस 75 बटे दोस्तों हो जाएगा हमारा यहाँ पे 75 इंटू हो गया 100। तो अब दोस्तों 80 तो 25 त्रिको 75, 25 चौको 100, और इधर घटाएंगे दोस्तों तो कितना बचेगा, 80 से 75 घटाएंगे तो 75 5 80, यानी कि बचेगा हमारा 5 चौक 20 हो जाएगा। ये कितना बन जाएगा दोस्तों, 5 चौक 20 बटे हो जाएगा 3। हल करेंगे दोस्तों तो तिरछंग 18 पॉइंट रखा, और तिरछंग 18 यानी कि ऐसे लिख देते हैं 6 सही 2 बटे 3%। तो कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रतिशत बढ़ोतरी कौन से वर्ष हो रही है दोस्तों, तो यहाँ पे 2003 में 60 हो रहा था, देख लीजिएगा 2003 में कितना हुआ है, 60 हुआ है, फिर 50 हुआ है, फिर 44.4 हुआ है, फिर 50 हुआ है, फिर 20 बटे 3 यानी कि 6 सही 2 बटे 3 हुआ है। तो देखा जाए तो दोस्तों सबसे प्रतिशत बढ़ोतरी कौन से वर्ष हुई है, 2003 में हुई है 60%, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 2003 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यानी कि 2045 के बाद अगर 46 नंबर देखा जाए तो 46 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि दी गई तालिका 6 वर्षों की अवधि में विभिन्न प्रकार की मोटरसाइकिलों हजारों में के उत्पादन को दर्शाती है। तालिका को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो दोस्तों ये वर्ष दिया गया है, कार के प्रकार दिए गए हैं, ABCD प्रकार के कार दी गई हैं, और ये वर्ष दिए गए हैं। कहा गया है किस वर्ष मोटरसाइकिल डी का उत्पादन सबसे अधिक हुआ। मोटरसाइकिल डी ये है, इसमें किस वर्ष सबसे ज्यादा अधिक उत्पादन हुआ दोस्तों, ये 120 कारों का उत्पादन हुआ। कौन से वर्ष था, 2013 में था। तो इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा 2013। 46 का देखा जाए तो ए के साथ ये क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे कहा गया कि वर्ष 2014 में सभी प्रकार की मोटरसाइकिलों का औसत वार्षिकांक उत्पादन। वर्ष 2014 में सभी प्रकार की मोटरसाइकिलों का औसत निकालना है हमको दोस्तों, ये औसत कहा गया कि वर्ष 2014 में सभी प्रकार की मोटरसाइकिलों का औसत वार्षिकांक उत्पादन। तो इन सबको अगर हम जोड़ें दोस्तों तो ये हो जाएगा हमारा 6 2 8 2 10 की हो जाएगा 0, हासिल लग गया दोस्तों हमारा 1, और 9 1 10 8 18, या फिर दोस्तों 9 3 27 9 चौको 36, यानी कि 360 हो जाएगा। 360 हमारा ये हो गया। अब बटे कितना कर देंगे यहाँ पे हम दोस्तों, कितना 2 2 4 है तो बटे 4 कर देंगे, तो 4 9 36, फाइनली जो आ जाएगा दोस्तों हमारा 90 आ जाएगा, 90,000, क्योंकि ये सब हजार में दिए गए हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा ये हजारों में उत्पादन दिया गया, इसलिए हम 90,000 कह लेंगे। ऑप्शन नंबर देखा जाए तो ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा 47 का ए। 48 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, 47 बाद 48 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि वर्ष 2017 में डी प्रकार की मोटरसाइकिलों का उत्पादन 80 प्रकार की मोटरसाइकिलों के उत्पादन में कितना अधिक है। वर्ष 2017 में डी, तो वर्ष 2017 ये है, और डी प्रकार की मोटरसाइकिल कितनी है दोस्तों, 104 है। अब फिर कहा गया सी प्रकार की मोटरसाइकिलों के उत्पादन से कितना अधिक है। अब 2017 में ही सी प्रकार, 2017 में सी प्रकार कितना है दोस्तों, यहाँ पे 100 है, कितना है दोस्तों 100 है। तो अब हम क्या करेंगे, 104 माइनस 100 करेंगे, अपान का कितना कर देंगे, यहाँ पे 100 कर देंगे, और फिर ये इंटू 100 कर दिया जाएगा। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के 104 से जब 100 घटाएंगे तो 4% आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 48 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखेंगे 48 बाद दोस्तों, देखें 49 नंबर। तो 49 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि वर्ष 2013 से 2017 के दौरान बी प्रकार की कुल कितनी मोटरसाइकिलों का उत्पादन किया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है
कहा गया कि वर्ष 2013 से 2017 के दौरान बी प्रकार, 13 से लेकर के 17 हमको ये पूरा बी प्रकार की कारों को बताना है, यानी कि यहाँ से लेकर के ये पूरी सबको जोड़ करके हमको बताना है। तो अब अगर दोस्तों इन सबको अगर हम ऐड करें तो देख लीजिए 8 6 14, 14 4 18, 18 2 20, 20 6 26 की हो जाएगा 6 हासिल लगा दोस्तों हमारा हो जाएगा 2, 8 2 10, 10 9 19, 19 4 दोस्तों हो जाएगा 23 और 23 और 9, 23 9 हम जोड़ें दोस्तों तो हो जाएगा 23 में अगर हम 9 जोड़ें दोस्तों तो हो जाएगा 32। अब 32 में दोस्तों फिर 9 और जोड़ दीजिए तो हो जाएगा कितना, यानी कि 32 में 9 जोड़ेंगे 32 8 हो जाएगा 40 1 41, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा 41 416। तो यहाँ पे तो दोस्तों कहीं ना कहीं तो गलती कर दे रहे हैं जोड़ने पे, फिर से जोड़िएगा आप लोग दोस्तों। 8 6 14, 14 14 4 18, 18 तो 20 6 26 की 6 हासिल लग गया दोस्तों 2, तो 9 का 9 9 दून 18, 9 त्रिक 27 और 27 28 29 2 हासिल हो गया 29, और ये यहाँ पे एक दोस्तों 30 और 30 7 37 और 37 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा दोस्तों हमारा कितना 37 8 हो जाएगा 45। तो यहाँ पे 45 हो जाएगा, यानी कि 49 नंबर जो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पे कोई भी आंसर जो है मैच नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कोई भी आंसर मैच नहीं होगा, तो इसलिए दोस्तों हमारा इसका जो राइट आंसर बन जाएगा, आप लोग इसको जोड़ेंगे वही इसका राइट आंसर बन जाएगा 96, और प्लस का यहाँ पे 62, और फिर प्लस का यहाँ पे 84, और प्लस का यहाँ पे 98 और यहाँ पे 86। इन सबको अगर आप जोड़ेंगे तो जोड़ने पे जो भी आएगा दोस्तों, यहाँ पे 26 की 6 हो गया था और हासिल लग गया दोस्तों 2, तो 8 2 10, 10 9 19, 19 1 20 7 27, 27 6 दोस्तों हो जाएगा हमारा 33, 33 9, 33 में 7 जोड़ेंगे दोस्तों तुम्हारा हो जाएगा 40 2 42, यानी कि 426 आ जाएगा। तो 426 किसी भी ऑप्शन पे मैच नहीं हो रहा है, तो हमारा राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों 426, लेकिन ऑप्शन हमारे यहाँ पे जो दिए गए हैं गलत दिए गए हैं इस क्वेश्चन के। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। 2013 से 2017 के दौरान बी प्रकार की कुल कितनी मोटरसाइकिलों का उत्पादन हुआ है। ठीक है दोस्तों, 13 से लेकर के 17 तक में हमको बी प्रकार की बताना, तो ये यहाँ पे गलत दिया गया। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ पे 50 नंबर और 50 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है। कहा गया कि वर्ष 2013 में सी प्रकार की मोटरसाइकिल, तो 2013 ये है, और सी प्रकार की मोटरसाइकिल कितनी है 104 है। और वर्ष 2017 में डी प्रकार, तो वर्ष 2017 हमारा ये है, और डी प्रकार की मोटरसाइकिल हमारे दोस्तों यहाँ पे 104 है। तो कहा गया मोटरसाइकिल के साइकिलों के उत्पादन का अनुपात, दोस्तों अनुपात बताना है, तो 104 अनुपात 104 हो जाएगा, तो यानी कि अनुपात इनका क्या बन जाएगा 1 अनुपात 1 बन जाएगा। फाइनली जो अनुपात बनेगा हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 51 नंबर और 51 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है। कहा गया है कि निम्नलिखित तालिका में 5 वस्तुओं ए बी सी डी और ई की आवश्यक मात्रा और एक वर्ष में एक परिवार के लिए उनके क्रय मूल्य का विवरण दिया गया है। तालिका का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। वस्तु यहाँ पे दी गई है ए बी सी डी ई, और यहाँ पे आवश्यक मात्रा में किलोग्राम में दिया गया है, और इधर वर्ष 2016 में और वर्ष 2019 में बताया गया है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया गया है, कहा गया है क्वेश्चन में कि उस परिवार द्वारा वर्ष 2016 में वस्तु ए पर खर्च की गई कुल राशि, उस परिवार द्वारा 2016 में, तो 2016 में वस्तु ए ये है, वस्तु ए पर खर्च की गई कुल राशि दोस्तों, ये 15 मल्टीप्लाई हम कितना करेंगे यहाँ पे 60, तो 15 छक्का 90, यानी कि 900 खर्च करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा 51 का ए के साथ राइट होगा। और अगला क्वेश्चन देखेंगे 52 नंबर, और 52 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कि 2016 से 2019 तक वस्तु डी के मूल्य में वृद्धि प्रतिशत बताइए। 2016 से 2019 वस्तु डी हमारा ये है, तो प्रतिशत वृद्धि हमको बतानी है कि कितनी हो जाएगी। तो प्रतिशत वृद्धि देखें तो दोस्तों 75 रुपए ये था, 85 रुपए यहाँ पे हो गया, तो कितना हो गया 75 10 85, यानी कि फाइनली अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के यहाँ पे जो आ जाएगा हमारा कितना बढ़ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 85 से 75 घटाएंगे तो यानी कि 10 बढ़ जाएगा, तो 10 बटे हम कितना कर देंगे 75 इंटू कर देंगे 100। अब दोस्तों क्या होगा, ये 25 तिरको 75, 25 चौको 100, तो ये हो जाएगा हमारा 40 बटे 3 बन जाएगा। और 40 बटे 3 बोले दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा, यानी कि 40 बटे 3 अगर इसका 3 का हम इसमें भाग दें
तो ये बन जाएगा 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 यानी 13.33 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 52 का जो हमारा राइट बन जाएगा दोस्तों, सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 52 के बाद अगर हम 53 नंबर देखें तो 53 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा गया कि वर्ष 2019 में वस्तुओं ए और डी पर व्यय की गई कुल राशियों का अनुपात। वर्ष 2019 में वस्तु ए और डी, तो ए में ये 80 की दर से 15 किलो, तो यहाँ पे हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई हम 15 करेंगे, अनुपात कर देंगे। फिर उसके बाद कहा गया डी, तो डी का हमारा देखें तो ये 40 है और यहाँ पे 85 है, तो यहाँ पे हमने रख दिया दोस्तों 40 मल्टीप्लाई यहाँ पे 85। दोस्तों 40 दूना 80, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर 5 से कट करें तो ये आ जाएगा 5 3 15 और ये हो जाएगा हमारा 5 एकम 5, 5 से 35, तो कुल मिला के बन गया 6 अनुपात कितना बन गया 17 बन गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 के बाद अगर 54 नंबर देखा जाए तो 54 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि वर्ष 2019 में सबसे महंगी वस्तु, वर्ष 2019 में सबसे महंगी वस्तु अगर देखें तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों, ये 85 रुपये वाली हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पे देखा जाए तो 85 रुपये वाली जो हो जाएगी 54 का अगर देखा जाए तो डी में है दोस्तों, तो डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा 54 का डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे 55 नंबर, और 55 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि 2016 से 2019 तक वस्तु बी के मूल्य में वृद्धि प्रतिशत होगा। 2016 से 2019, 2016 से ये 19 तक वस्तु बी के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि, तो वर्ष 2016 से 19 तक में बी के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि यानी कि 50 और यहाँ पे 60, तो कितना हो जाएगा, हम 60 से जब 50 कम करेंगे दोस्तों 10 आ जाएगा घटाने के बाद, और यहाँ पे बटे कर देंगे 50 और इंटू करेंगे दोस्तों 100, तो 50 दूना 100, तो 10 दूना कितना आ जाएगा 20% की वृद्धि हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 55 के बाद अगर 56 नंबर देखा जाए तो 56 नंबर में कहा गया कि समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है उदक, जलज, अर्णव और यहाँ पे निर्मल, तो समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए, तो वो है दोस्तों हमारा यहाँ पे अर्णव हो जाएगा। यानी कि ये जो हमारा होगा ये समुद्र का पर्यायवाची है। लेकिन अगर दोस्तों अगर आप जाने उदक, उदक हमारा होता है ये जल का पर्यायवाची है, और जलज जो शब्द लिखा है ये दोस्तों हमारा कमल का पर्यायवाची है। किसका है दोस्तों, ये कमल का। और फिर उसके बाद अगर दोस्तों आप जाने तो ये दोस्तों क्या मैंने लिखा है यहाँ पे कमल लिखा है। निर्मल का अगर जाने तो यहाँ पे हो जाएगा स्वच्छता, क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वच्छता, ये हो जाएगा स्वच्छता, इसका पर्यायवाची है। तो यानी कि समुद्र का पर्यायवाची पूछा तो समुद्र का पर्यायवाची हमारा सी ऑप्शन यानी कि अर्णव हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 के बाद अगर 57 नंबर देखें तो 57 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ है, यानी कि नुकीला होना, पराजित कर देना, ईर्षा होना, कठिन कार्य करना। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे 57 का हमारा जो हो जाएगा डी के साथ ये क्वेश्चन होगा बिल्कुल राइट। यानी कि तलवार की धार पर चलना यानी कि कठिन कार्य को कर जाना, यानी कि ऑप्शन नंबर 57 का डी हो जाएगा बिल्कुल राइट। अब अगला देखते हैं 57 के बाद अगर 58 नंबर, तो 58 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है, वाक्य का शुद्ध रूप चुनिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूं कि बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, कहा गया कि बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। यहाँ पे क्या था, पानी, हाँ, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, यहाँ पे था बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीता है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, यानी कि पीते हैं दोस्तों ये लिखा है। तो इसका शुद्ध वाक्य जो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ ये क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे 58 के बाद अगर देखा जाए 59 नंबर, तो 59 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, वाक्य के लिए एक शब्द है इंद्रजीत। दोस्तों आपने पढ़ा होगा इंद्रजीत, इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 59 का देखा जाए तो सी के साथ ही क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 59 के बाद अगर दोस्तों 60 नंबर देखें तो 60 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है मुझे तोड़ लेना वनमाली उस
हाँ फिर से देख लेते हैं दोस्तों। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाऊं वीर अनेक। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हैं श्याम नारायण पांडे, मोहनलाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन और माखनलाल चतुर्वेदी। तो दोस्तों अगर आपके दिमाग में बात चल रही होगी डी ऑप्शन माखनलाल चतुर्वेदी, तो बिल्कुल सही चल रही है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि माखनलाल चतुर्वेदी। इनकी कविता दोस्तों कौन सी थी? पुष्प की अभिलाषा थी। उसी से ये वाक्य लिया गया, जो ये वाक्य लिखा है दोस्तों, इस वाक्य को कहाँ से लिखा गया है? इनकी कविता थी पुष्प की अभिलाषा। क्या थी दोस्तों यहाँ पे? पुष्प की अभिलाषा नाम की इनकी क्या थी? एक कविता थी, उसी से ये वाक्य लिया गया, पुष्प की अभिलाषा। तो दोस्तों ये दोस्तों आपको बता दूं कि माखनलाल चतुर्वेदी जी जो थे ये छायावादी युग के कवि थे। छायावादी युग के कवि थे। कौन थे दोस्तों? माखनलाल चतुर्वेदी छायावादी युग के कवि भी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारा 61 नंबर दिया गया है। कहा गया कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर, सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। कहा गया है कि एक पैसेज लिखा हुआ है, यानी कि एक गद्यांश लिखा हुआ है, इस गद्यांश को पढ़ करके हमको 5 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, कहा गया है कि सुप्रसिद्ध गीतकार गोपाल दास नीरज ने अपनी एक रचना में कहा है, जैसा हो आघात रे वैसा बजे सितार, तेरी ही आवाज की प्रतिध्वनि है संसार। हम वाद्य यंत्रों पर जैसा आघात करते हैं वैसे ही ध्वनि उनकी निकलती है। यदि कठोरता से आघात करते हैं तो कठोर ध्वनि उत्पन्न होती है, लेकिन यदि कोमलता से आघात करते हैं तो कर्णप्रिय कोमल ध्वनि उत्पन्न होती है। यदि हम किसी वाद्य यंत्र को नियम पूर्वक ठीक से बजाते हैं तो सही राग उत्पन्न होता है, अन्यथा सही राग उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता। सही राग उत्पन्न न होने की स्थिति में गुणीजन हमारे गायन तथा वादन की ओर आकर्षित ही नहीं होंगे। हमारे जीवन रूपी सितार की भी यही स्थिति होती है। यदि हम अनुशासन में रहते हुए अत्येक यानी होना चाहिए प्रत्येक कार्य नियमानुसार करते हैं तो जीवन रूपी सितार से उत्पन्न होने वाला प्रत्येक राग रूपी कार्य हमें सार्थकता और आनंद ही प्रदान करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये क्वेश्चन था, ये पहला पैसेज तो हमने पढ़ा और इसका पहला जो आंसर देना है, कहा गया है कि एक ही वाद्य यंत्र से कोमल और कठोर ध्वनि निकलना किस पर निर्भर होता है? बजाने वाले की कला पर, श्रोता की रुचि पर, हल्के या तेज आघात पर, वाद्य यंत्र पर। कहा गया एक ही वाद्य यंत्र से कोमल और कठोर की ध्वनि निकलना किस पर निर्भर करता है? हल्के या तेज आघात पर, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 61 का हमारा जो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। अभी हमने बीच में पढ़ा भी था। तो यहाँ पे देख लीजिएगा लिखा, लेकिन यदि कोमल से आघात करते हैं तो कर्णप्रिय कोमल ध्वनि उत्पन्न होगी, और यदि किसी बात उनको नियम पूर्वक ठीक से बजाते हैं तो यहाँ पे इस जगह से आप पढ़ लेंगे तो ये आपको पूरा क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन यानी 62 नंबर दिया गया है। कहा गया है जीवन के साथ सितार की तुलना किस लिए की गई है? जीवन के लिए सितार की तुलना किस लिए की गई? जीवन सितार की भांति संगीतमय होना चाहिए। सितार बजाने की भांति जीने का भी एक सलीका होता है। जीवन को सुरीला ही होता है, तुलना की असंगत है। तो यहाँ पे दोस्तों देखें, सितार बजाने की भांति जीने का भी एक सलीका होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 62 का हमारा बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 63 नंबर, और 63 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कि हम जैसा करते हैं वैसा पाते हैं, यह समझने के लिए लेखक ने किसका उदाहरण दिया है? सितार का, आघात का, गूंज का, अनुशासन का। तो दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पे सितार का बताया गया है। लेखक ने हमको सितार के बारे में बता करके कहा है कि हम जैसा करते हैं वैसा हम पाते हैं, यानी कि सितार को यहाँ पे सिर्फ वो बनाया गया है। तो इसलिए सितार यहाँ पे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि हम जैसा करते हैं वैसा पाते हैं, यह समझाने के लिए लेखक ने किसका उदाहरण दिया?
दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा आघात का, यानी कि 63 का देखा जाए तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 64 नंबर, और 64 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि वाद्य यंत्र से सही राग उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार के बजाया जाना चाहिए, नियम पूर्वक ठीक से बजाना चाहिए, तेज आघातों के साथ, कोमल आघातों के साथ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 64 का देखा जाए दोस्तों तो नियम पूर्वक ठीक से बजाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 64 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 64 के बाद अगर 65 नंबर देखा जाए तो 65 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि किस स्थिति में गुणीजन हमारे गायन और वादन की ओर आकर्षित नहीं होंगे, कोमल वाद्य यंत्र ना बजाने की स्थिति में, तेज वाद्य यंत्र ना बजाने की स्थिति में, सही राग उत्पन्न ना होने की स्थिति में, उपरोक्त सभी स्थितियों में। तो दोस्तों यहाँ पे 65 का जो हो जाएगा हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही राग उत्पन्न ना होने की स्थिति में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 65 के बाद अगर 66 नंबर देखा जाए तो 66 नंबर में भी यही एक पैसेज दिया गया है और इस पैसेज का हमको पढ़ करके इन सभी का आंसर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो पैसेज लिखा है, कहा गया है कि हमारे देश में एक ऐसा भी युग था जब नैतिक और आध्यात्मिक विकास ही जीवन का वास्तविक लक्ष्य माना जाता था। अहिंसा की भावना सर्वोपरि थी। आज पूरा जीवन दर्शन ही बदल गया है। सर्वत्र पैसे की हाय हाय तथा धन का उपार्जन ही मुख्य ध्येय हो गया है, भले ही धन उपार्जन के तरीके गलत ही क्यों ना हो। इन सब का असर मनुष्य के प्रतिदिन के जीवन पर पड़ रहा है। समाज का वातावरण दूषित हो गया है। इन सब के कारण मानसिक और शारीरिक तनाव, खिंचाव और व्याधियां पैदा हो रही हैं। आज आदमी धन के पीछे अंधाधुंध दौड़ रहा है और 5 रुपए मिलने पर, 10 मिलने पर 100 और 100 मिलने पर 1000 की लालसा लिए वह इस अंधी दौड़ में शामिल है। इस दौड़ का कोई अंत नहीं है। धन की इस दौड़ में सभी पारिवारिक और मानवीय संबंध पीछे छूट गए। व्यक्ति सत्य असत्य, उचित अनुचित, न्याय अन्याय और अपने पराये के भेदभाव को भूल गया। उसके पास अपनी पत्नी और संतान के लिए भी समय नहीं। धन के लिए पुत्र का पिता के साथ, बेटी का माँ के साथ, पति का पत्नी के साथ झगड़ा हो रहा है। भाई भाई का खून का प्यासा है। धन की लालसा व्यक्ति के जघन्य से जघन्य कार्य करने के लिए उकसा रही है। इस लालसा का ही परिणाम है कि जगह जगह हत्या, लूट, अपहरण और चोरी डकैती की घटनाएं बढ़ रही हैं। इस रोगी मनोवृत्ति को बदलने के लिए हमें हर स्तर पर प्रयत्न करने होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ये पैसेज था और इससे रिलेटेड हमारे ये पहला जो क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि आज पूरा जीवन दर्शन बदल गया है। उक्त कथन का आशय है। तो 66 का अगर देखा जाए दोस्तों तो बी, यानी कि आज जीवन के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आ गया है, यानी कि इसका राइट आंसर जो बन जाएगा दोस्तों 66 का बी के साथ ही क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि सर्वोपरि आज पूरा जीवन दर्शन ही बदल गया है। ये यहाँ से हमारा इसके बारे में ये बताया गया, आज जीवन के दृष्टिकोण से बदलाव आ गया है। देखते हैं दोस्तों 66 के बाद अगर 67 नंबर देखा जाए तो 67 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि प्राचीन काल में जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या माना गया है। आध्यात्मिक और सामाजिक विकास, आर्थिक और सामाजिक प्रगति, जीवन दर्शन में परिवर्तन, नैतिक और आध्यात्मिक विकास। तो दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो नैतिक और आध्यात्मिक विकास माना गया है, यानी कि 67 का देखा जाए तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों 67 के बाद अगर देखें तो 68 नंबर हमारा दिया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि हमारे मानवीय संबंध पीछे छूटने का कारण है। हमारे मानवीय संबंध पीछे छूटने का कारण है धन कमाने की इच्छा, धन कमाने की लालसा, धन कमाने की अंधी दौड़, धन कमाने की विवशता। यानी कि 68 का देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे धन कमाने की अंधी दौड़, यानी कि सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमारे मानवीय संबंध पीछे छूटने का कारण क्या है, धन कमाने की अंधी लालसा जो हमारे अंदर जुटी है, यानी धन कमाने की अंधी दौड़ जो में हम फंसे हैं। इसी की वजह से हमारी क्या है, मानवीय संबंध हमारे क्या हो, पीछे खत्म होते चले जा रहे हैं। यानी कि 68 का देखा जाए तो सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 68 के बाद दोस्तों अगर 69 नंबर देखें तो 69 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि मानसिक तनाव की व्याधियों का कारण लेखक ने क्या माना है। पर्यावरण प्रदूषण, किसी भी प्रकार का धन कमाने की इच्छा, एक दिन दौड़ते रहना, चोरी डकैती की घटनाएं। यानी कि देखा जाए तो दोस्तों 69 का जो हमारा राइट है हो जाएगा किसी भी प्रकार धन कमाने की इच्छा। ये जो है हमारे मानसिक तनाव की व्याधियों का कारण लेखक ने माना है। तो किसी भी प्रकार की धन कमाने की इच्छा, यानी कि 69 का देखा जाए तो बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा।
70 नंबर क्वेश्चन देखें तो 70 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि किस दौड़ के अंतहीन माना गया है? आगे बढ़ने की, वास्तविक लक्ष्य पाने की, किसी प्रकार धन जोड़ने की, अपने पराये को भूला देने की। तो यहाँ पे दोस्तों देखें तो किसी प्रकार धन जोड़ने की, यहाँ पे इसको अंतहीन माना गया है, यानी कि 70 का देखा जाए तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 71 नंबर, और 71 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन द एक्टिव पैसिव वॉइस। आउट ऑफ द 4 alternatives suggested, select the one which best express the same sentence and passive active form। तो यहाँ पे वर्ड लिखा है दोस्तों, द एजेंट हैड डिस्क्लोज्ड द सीक्रेट बिफोर इट वाज इवनिंग। तो दोस्तों हमको इसी का राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश के लिए मैं आपको केवल इसका एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको केवल इसका आंसर आपको बता रहा हूं कि कौन सा इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दूं जो 71 का हमारा हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। द सीक्रेट हैड बीन डिस्क्लोज्ड बाय द एजेंट बिफोर इट वाज इवनिंग, यानी कि 71 का देखा जाए तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 72 नंबर, और 72 नंबर क्वेश्चन में कहा गया, विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस नो सूनर डिड आई कम आउट ऑफ माई होम टू गो मार्केट। अब ये तो फर्स्ट में था वर्ड, अब दूसरा लिखा है व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग हैविली टू है, और फिर दूसरा दिया, तीसरा दिया गया विच ड्रेंच्ड मी कंप्लीटली, फिर लगा नो इरर, और फिर लिखा हैज ग्रामेटिकल इरर इन इट, यानी कि 72 का अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि सेकंड वर्ड जो हमारा यहाँ पे लिखा है व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग हैविली जो लिखा है, ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 72 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 73 नंबर दोस्तों देखें तो 73 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि गिवन बिलो आर 4 jumbled sentence out of the given option, pick the one that gives their correct order। लिखा है a man on a bike had to ride on the pavement when he tried to plunge onto the road a car hit him। फिर थर्ड है as the bus inched throughout the evening life the traffic grave। अगला है देयर वाज नो स्पेस ऑन द रोड एनी मोर। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए तो जो इनका हमको वाक्य को क्या करना है? सुटेबल तरीके से रखना है, यानी कि कौन सा वर्ड पहले रखा जाएगा, पहले सेंटेंस 1 को रखा जाएगा कि 2 को रखा जाएगा कि 3 को रखा जाएगा कि 4 को रखा जाएगा। हमको इनको इस सेंटेंस के आर्डर को, सीक्वेंस को सही तरीके से लगाना है, सेट करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर इसका बन जाएगा, ये हमारा यानी कि पहले हम 3 को रखेंगे, फिर 4 को रखेंगे, 3 को, फिर 4 को, फिर 1 को, 2 को। इस सीक्वेंस में अगर इस वर्ड को पूरे रख दिया जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? एक बिल्कुल सही तरीके से सेंटेंस यानी करेक्ट सेंटेंस हमारा बन जाएगा। यानी कि 73 का देखा जाए तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 73 के बाद अगर 74 नंबर देखा जाए तो 74 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों एक बड़ा सा पैसेज लिखा है। तो और इस पैसेज में हमको क्या करना है? 74 और 75 इस पैसेज को पढ़ करके हमको 2 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो दोस्तों आप लोग पैसेज पढ़ लीजिएगा। मैं इसका वैसे भी मैं बताया आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए मैं पैसेज भी नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता दे रहा हूँ। दोस्तों जो 74 नंबर यहाँ पे दिया गया है, लिखा है कैपिटलाइज्ड डिवाइड्स सोसाइटी इनटू द 2 कैटेगरीज ऑफ डॉट डॉट करके लिखा है। नंबर 1 में लिखा है बायर्स एंड सेलर्स, रिलीजियंस एंड इरिलीजियस पीपुल, फिर लिखा है एक्सप्लोटियर्स एंड एक्सप्लोइटेड पीपुल, फिर लिखा वर्किंग एंड नॉन वर्किंग पीपुल। तो 74 का यहाँ पे जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा? सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 74 यानी कि एक्सप्लोटर्स एंड एक्सप्लोटेड पीपुल, यानी कि सी के साथ ही क्या हो जाएगा? हमारा 74 का राइट आंसर बन जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों 75 नंबर, और 75 नंबर पे दिया गया है द पैसेज इंडिकेट्स दैट द कैपिटलाइज्ड सिस्टम इट इज, लिखा है नंबर 1 में फेयर, प्रॉस्पेरियस, फिर लिखा है डिहेमेंजिंग, फिर एम्बिटियस लिखा है। तो ये जो हमारे 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन 4 ऑप्शनों में जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पे डिहेमेंजिंग यानी कि इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 75 का सी के साथ हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो दिया गया है, कहा गया है कि नीचे दिए गए दो कथनों के बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, हमें कथनों को सत्य मानकर चाहे वह ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो, निष्कर्षों में से पहचान करनी है कि वो कौन सा निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करता है। कथन में कहा गया कि सभी मोबाइल चार्जर कुछ चार्जर सॉफ्टवेयर हैं। यहाँ पे कहा गया सभी मोबाइल जो है वो चार्जर हैं, जितने भी मोबाइल होंगे वो सबका सब क्या है, यहाँ पे चार्जर है। यहाँ पे हमने क्या कहा, सभी मोबाइल जो हमारे हैं, सभी मोबाइल जो हैं वो सबका सब क्या है, हमारे सभी मोबाइल क्या है, हमारे सबका सब हमारे मोबाइल क्या है, चार्जर है। तो यहाँ पे हमने चार्जर बना दिया। अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ चार्जर सॉफ्टवेयर है, तो चार्जर का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉफ्टवेयर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर, अब अगर यहाँ से देखा जाए तो अब निष्कर्ष हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कहा गया सॉफ्टवेयर मोबाइल है, ये जो सॉफ्टवेयर है कह रहा मोबाइल है, तो सॉफ्टवेयर और मोबाइल का तो कोई आपस में संबंध नहीं है दोस्तों, तो इसका मतलब ये जो पहला निष्कर्ष है गलत हो जाएगा। फिर कहा गया सभी चार्जर सॉफ्टवेयर है, इसने क्या कह दिया, सभी चार्जर सॉफ्टवेयर, तो गलत कहा है ना दोस्तों, चार्जर का कुछ हिस्सा यहाँ पे सॉफ्टवेयर हो रहा, तो ये भी दोस्तों यहाँ पे क्या है, गलत है। तो देखा जाए दोस्तों तो ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 77 नंबर, और यहाँ पे कहा गया किसी कोड भाषा में बाइक को @ % और डॉलर तथा 10 को स्टार डॉलर और रुपया लिखा जाता है, तो उसी भाषा में काइट को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों यहाँ से आपको क्या करना है, के, तो के का यहाँ से ढूंढ लीजिएगा क्या बना है, ये के का बना है परसेंटेज, तो आप के लिए क्या बना देंगे, यहाँ पे हमने परसेंटेज बना दिया। फिर लिखा है आई, और फिर लिखा है दोस्तों टी, और फिर लिखा है हमारा ई। तो अब आई, तो आई का यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखें तो फिर यहाँ पे एक मिनट दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा, डॉलर परसेंटेज, ये आई के लिए हमारा हैज बनाया तो हमने क्या बना दिया, हैज बना दिया, और टी के लिए दोस्तों स्टार बनाया तो हमने यहाँ पे स्टार बना दिया, और ई के लिए दोस्तों हमारा यहाँ पे डॉलर बनाया तो हमने यहाँ पे डॉलर बना दिया। बस यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा, परसेंट हैज स्टार डॉलर, यानी कि बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं 77 के बाद 78 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि 5 मित्र अमित, राकेश, नितिन, राहुल व अंकित जिनकी लंबाई अलग अलग दी गई है। कहा गया है कि अमित सबसे लंबा नहीं है, नितिन एक व्यक्ति से लंबा है, राकेश की लंबाई राहुल से अधिक है, राहुल दूसरा सबसे लंबा व्यक्ति नहीं है और ना ही सबसे कम लंबाई वाला है, नितिन की लंबाई अंकित से कम है, तब अंकित की सबसे कम लंबाई किसकी है, तब बताइए कि सबसे कम लंबाई किसकी, हमको ये बात बतानी है। तो दोस्तों यहाँ पे 5 व्यक्ति हैं, तो 5 व्यक्तियों में हमने नाम लिख लिया। सबसे मान लीजिए हमने ये 5 व्यक्तियों की एक टेबल बना लिया। पहला व्यक्ति यहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ पे कौन है, ये अमित है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया अमित। दूसरा व्यक्ति यहाँ पे दिया गया अमित के बाद अगर देखें तो यहाँ पे राकेश दिया गया है, तो हमने यहाँ पे राकेश लिख लिया। राकेश के बाद अगर देखें तो यहाँ पे हमारा कौन है, यहाँ पे नितिन है, तो हमने यहाँ पे नितिन लिख लिया। क्या लिख दिया दोस्तों, यहाँ पे नितिन, तो ये नितिन हो गए। और यहाँ पे नितिन के बाद अगर हम देखें तो राहुल हो गए और अंकित हो गए। यहाँ पे दोस्तों ये हो गए राहुल, और राहुल के बाद दोस्तों एक व्यक्ति भी और बच रहे हैं, वो हैं अंकित। तो ये यानी कि ये 5 व्यक्ति हो गए। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में कहता जाएगा वैसा हम बनाते चले जाएंगे, तो हमारे इसका क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि अमित सबसे लंबा नहीं है, अमित जो है कह रहा सबसे लंबा नहीं है, तो हमने ये अमित बना दिया, अमित को ज्यादा लंबा नहीं किया। फिर यहाँ पे कहा गया अमित सबसे लंबा नहीं है, नितिन एक व्यक्ति से लंबा है, नितिन जो है एक व्यक्ति से लंबा है, तो मान लीजिए अमित से लंबा हमने कर दिया। नितिन, नितिन कहाँ है, ये नितिन है, एक व्यक्ति से लंबा है, तो हमने किससे कर दिया लंबा, हमने कर दिया दोस्तों इसी अमित से लंबा कर दिया। ठीक है, ये हो गया अमित से लंबा हो गया। अब अगर दोस्तों हम देखें तो आगे हमारा क्या कहा है, आगे कहा है नितिन एक व्यक्ति से लंबा है, राकेश की लंबाई राहुल से अधिक है। अब यहाँ पे कह दिया कि राकेश की जो लंबाई होगी वो राहुल से अधिक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने राहुल बना दिया और राहुल से लंबाई को ये अधिक कर दिया, राकेश की लंबाई ये कर दिया हमने। ठीक है, राकेश की जो लंबाई होगी वो राहुल से अधिक हो जाएगी, तो राहुल से हमने अधिक कर दिया, राहुल से अधिक लंबा व्यक्ति नहीं है। अच्छा, ये बात अलग कर, राकेश की लंबाई राहुल से अधिक, राकेश की लंबाई राहुल से अधिक है। फिर कहा गया कि राहुल दूसरा सबसे लंबा व्यक्ति नहीं है, राहुल जो है दूसरा सबसे लंबा व्यक्ति नहीं है। ठीक है, अभी दूसरा सबसे लंबा नहीं होगा, राहुल दूसरा सबसे लंबा व्यक्ति नहीं है और ना ही सबसे कम लंबाई वाला है। हाँ, राहुल जो है दोस्तों यहाँ पे कहा गया है, ये जो राहुल है ना तो दूसरा सबसे लंबाई वाला व्यक्ति है और ना ही सबसे छोटा है।
तो देखा जाए तो दोस्तों थोड़ा सा इसको और बड़ा करिए, इसको भी और बड़ा करिए, इसको भी थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। तो ये इतनी बात हो गई यहाँ तक। फिर अब आगे हम देखें तो आगे कहा गया है कि नितिन की लंबाई अंकित से कम है। जो ये नितिन है वो अंकित से कम लंबा है, तो यानी अंकित सबसे लंबे हो जाएंगे। ये लीजिए अंकित सबसे लंबे हो गए। अब यहाँ पे अब देखना, बताइए कि सबसे कम लंबाई का कौन है। तो दोस्तों सबसे कम लंबाई का यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारा यहाँ पे कौन हो जाएगा दोस्तों, ये अमित हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों, ये अमित जो हमारा यहाँ पे सबसे कम लंबाई का व्यक्ति बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 78 के बाद दोस्तों अगर हम 79 नंबर देखें तो 79 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि इस प्रश्न में कथन के बाद धारणा फर्स्ट और सेकंड दी गई है। कथन व धारणा का विश्लेषण करें और कथन में अंतर्निहित धारणा का चयन करें। कथन में कहा गया राहुल को पिछले 2 वर्षों तक अच्छा प्रदर्शन करने के कारण कॉलेज की क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया। तो यहाँ पे जो पहली धारणा दी गई है, कही गई है राहुल एक विद्यार्थी है। दोस्तों विद्यार्थी होगा तभी तो वहां पे कॉलेज पे उसको 2 वर्षों के लिए क्रिकेट का टीम का कप्तान चुना गया है। तो यानी कि देखें तो फर्स्ट निष्कर्ष हमारा क्या है, निहित है, यानी कि केवल धारणा फर्स्ट निहित है, ये हो जाएगा। और दूसरा भी हम देख लेते हैं, कहा गया राहुल अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका है। पढ़ाई पूरी कर चुकने की तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं कही गई है, इसलिए दोस्तों पहला हमारा सत्य हो जाएगा, दूसरा असत्य हो जाएगा। यानी कि देखें तो केवल धारणा फर्स्ट निहित है। ऑप्शन नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और 80 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है यहाँ पे कि 4 मित्र NOP व Q एक मेज के चारों ओर बैठकर ताश खेल रहे हैं, जिनमें 2-2 जोड़ीदार अपने आमने सामने बैठे हैं। NP का जोड़ीदार नहीं है तथा Q तथा OP के दाईं ओर बैठा है। तो बताइए Q का जोड़ीदार कौन होगा। तो मान लीजिए कि चौकोर हमारी क्या हो जाएगी, टेबल हो जाएगी। यहाँ पे 4 व्यक्ति बैठे हैं, 4 व्यक्तियों में कहा गया है कि NP का जोड़ीदार नहीं है। जो ये N होगा वो P का जोड़ीदार नहीं है। N मान लेते हैं ये होगा, P का जोड़ीदार नहीं है। जोड़ीदार मतलब ये आमने सामने, ये आपस में क्या हो जाएंगे, जोड़ीदार बन जाएंगे। तो N और P के जोड़ीदार नहीं है, ठीक, हमने जोड़ीदार नहीं बनाया। फिर कहा गया O जो है P के दाएं बैठा, तो P का दायां क्या हो जाएगा, P का दायां इधर हो जाएगा O, तो इस जगह पे कौन बैठेगा, O बैठेगा। O P के दाएं और बैठा, ठीक है। तो बताइए Q का जोड़ीदार कौन होगा। तो यहाँ पे Q ही तो बचेगा दोस्तों, तो Q का जोड़ीदार P हो जाएगा दोस्तों। N का जोड़ीदार O बन गया तो Q का जोड़ीदार P बन गया। तो P हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 80 का हमारा C के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 80 के बाद दोस्तों अगर हम 81 नंबर देखें तो 81 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया है 24 अप्रैल, 30 जनवरी, 3 दिसंबर और 29 अगस्त। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे 24 अप्रैल को मनाया जाता है। यानी कि 81 का जो हो जाएगा हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों आपको बता दूं कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस कौन थे, मतलब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2010 से इस दिवस की घोषणा की है। राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाने की कौन घोषणा किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2010 में राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाने की घोषणा किया था। और 30 जनवरी को दोस्तों अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 30 जनवरी को क्या होता है, ये होता है शहीद दिवस। आप ये भी जान लीजिए साथ में, 30 जनवरी को क्या होता है दोस्तों, शहीद दिवस। और 3 दिसंबर को अगर जाने तो अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस होता है। ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस, अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस हो जाएगा। और यहाँ पे 29 अगस्त को अगर देखा जाए दोस्तों तो क्या होता है, मेजर ध्यानचंद यानी कि खेल दिवस। यानी कि ये क्या होता है दोस्तों, खेल दिवस होता है। क्या होता है दोस्तों, खेल दिवस। वो भी किसके उसमें खेल दिवस मनाया जाता है दोस्तों, मेजर ध्यानचंद के उसमें मनाया जाता है। यानी कि राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2010 में 24 अप्रैल को मनाए जाने की घोषणा किया। और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है और 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है और 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस हमारा मेजर ध्यानचंद के उसमें मनाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखें, और अगला हमारा यहाँ पे दिया गया 82 नंबर का, आगे विश्व की सबसे लंबी
नदी कौन सी है? तो दोस्तों आपको बता दूं कि विश्व की सबसे लंबी नदी हमारी नील नदी हो जाएगी। कौन सी नदी हो जाएगी दोस्तों? नील नदी। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 82 का जो हमारा हो जाएगा बी के साथ इक्वेशन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगर दोस्तों इनकी लंबाई भी मैं आपको बता देता हूं, जो नील नदी की लंबाई है दोस्तों 6650 किलोमीटर हो जाएगी। 6650 किलोमीटर हो गई। और इसी प्रकार दोस्तों अमेजन नदी का देखें तो 6437 हो जाएगा। 6437 किलोमीटर हो जाएगा। डेन्यूब नदी का अगर आप जाने दोस्तों तो 2850 किलोमीटर हो जाएगा। 2850 किलो। और ब्रह्मपुत्र नदी का अगर दोस्तों आप लोग जाने तो ये हो जाएगा हमारा 2900 किलोमीटर की लंबाई का हो जाएगा। तो सबसे लंबी नदी हमारी 6650 यानी कि 6650 नील नदी हो गई। यानी कि 82 का देखा जाए तो बी ऑप्शन के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे और इसमें कहा गया है कि नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो नोबेल पुरस्कार है वो दोस्तों 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है दोस्तों? 6 क्षेत्रों में। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब दोस्तों मैं वो 6 आपको बता दे रहा हूँ कि 6 क्षेत्र बता के रखता हूँ कि वो 6 क्षेत्र कौन से हैं जिनमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। दूसरा अगर देखें तो हमारा यहाँ पे दिया जाता है चिकित्सा विज्ञान। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। तीसरा यानी कि दूसरा हो गया दोस्तों। अब तीसरा अगर देखें तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ पे हो गया भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अब तीसरे के बाद दोस्तों अगर हम चौथा देखें तो शांति क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ पे हमने लिख दिया शांति क्षेत्र हो गया। 4 हो गया दोस्तों। और अभी एक देखें शांति क्षेत्र के बाद दोस्तों साहित्य क्षेत्र में भी दिया जाता है। ये क्या हो गया दोस्तों? साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। और अगला अभी एक बचा है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाता है। अर्थशास्त्र यानी कि देखें तो कुल मिलाकर के यहाँ पे इन 6 जगहों पे क्या दिया जाता है? हमारा दिया जाता है दोस्तों क्या? नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है दोस्तों? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में और शांति क्षेत्र में, साहित्य क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर 83 का यहाँ पे 6 के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हमारा राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखेंगे 83 के बाद 84 नंबर में एक क्वेश्चन दिया गया है। संविधान की व्याख्या कौन करता है दोस्तों? कार्यपालिका करती है, न्यायपालिका करती है, संसद करती है, मीडिया करती है। तो 84 नंबर का देखें दोस्तों तुम्हारा यहाँ पे बी यानी कि न्यायपालिका करती है। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो संविधान की व्याख्या करने वाला कौन होता है दोस्तों? न्यायपालिका होता है। 84 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों और अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया गया है 84 के बाद देखा जाए तो 85 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है। कहा गया है दासबोध नामक ग्रंथ की रचना किसने किया? दासबोध नामक ग्रंथ की रचना दोस्तों किसने किया था? तो अगर आप लोग सोच रहे होंगे दोस्तों रामदास, तो रामदास इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो 85 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 85 के बाद अगर देखें 86 नंबर, तो 86 नंबर यहाँ पे दिया गया है। कहा गया है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन है? तो दोस्तों आपको पता होगा दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्या है दोस्तों? कोयम्बटूर है। यानी कि ऑप्शन नंबर 86 का डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों आपको बता दूं कि कोयम्बटूर कहाँ पे है? ये कोयम्बटूर भारत के तमिलनाडु राज्य में कपड़े के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। ये हमारा है कहाँ पे है दोस्तों? ये तमिलनाडु यानी भारत के तमिलनाडु में है। यानी कि ये तमिलनाडु अगर हम लिख दें यहाँ पे दोस्तों, क्या लिख दें यहाँ पे? तमिल। ये दोस्तों किस लिए फेमस है? ये कपड़ा उद्योग के लिए फेमस है। किसके लिए दोस्तों? कपड़ा उद्योग के लिए ये फेमस है। कपड़ा उद्योग से रिलेटेड यहाँ पे काम होता है, इसलिए फेमस है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या हो गया? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर कहा जाता है, जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य में है। और ये किस लिए फेमस है दोस्तों? कपड़ा उद्योग के लिए फेमस है। 86 के बाद दोस्तों 87 नंबर देखेंगे। 87 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया? तो दोस्तों यहाँ पे देखें तो ऑप्शन नंबर हमारे 4 दिए गए हैं। 1893, 1883, 1886, 1896।
तो 87 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1893 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर 87 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों मैं इससे कुछ फैक्ट आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या बताया गया, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया, तो वो वर्ष है दोस्तों 1893 ईस्वी में है। और दोस्तों आपको बता दूं कि यह सम्मेलन अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था दोस्तों, ये अमेरिका शहर के शिकागो शहर में, यानी कि यह सम्मेलन अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित किया गया था। इसी में सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व भी किया गया था। यहाँ पे दोस्तों सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व भी किया गया था। तो ऑप्शन नंबर देखें दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा 87 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 87 बाद दोस्तों 88 नंबर देखें तो 88 नंबर कहा गया कि माले किस देश की राजधानी है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, केन्या, मालदीव, मॉरिशस और मोरक्को। तो ये जो 4 ऑप्शन दोस्तों दिए गए हैं, यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 88 का माले हमारा मालदीव की राजधानी है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आप जानेंगे, यानी कि ये जो केन्या है, ये केन्या हमारी किसकी राजधानी है, यानी कि केन्या हमारी नैरोबी की राजधानी किसकी है दोस्तों, नैरोबी हम लिखे दे रहे हैं, नैरोबी। और फिर यहाँ पे पारिस जो लिखा है ये पोर्ट लुई की है, किसकी है दोस्तों, यहाँ पे पोर्ट लुई हो जाएगा। और यहाँ पे मोरक्को जो है दोस्तों, मोरक्को है हमारी रबात की है, किसकी है दोस्तों, ये रबात की है। तो यहाँ पे कुल मिला के हमारा राइट आंसर हो जाएगा माले किस देश की राजधानी थी दोस्तों, मालदीव की है, यानी कि ऑप्शन नंबर 88 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 88 के बाद 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 89 नंबर में कहा गया है कि ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क का मुख्यालय कहाँ है, कैलिफोर्निया में, वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में और पेरिस में। तो यहाँ पे 4 ऑप्शनों में से दोस्तों जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा 88 के बाद 89, यानी कि कैलिफोर्निया इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क का मुख्यालय कहाँ है, कैलिफोर्निया में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 89 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों आपको बता दूं कि इसकी स्थापना, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना कब की गई थी दोस्तों, तो 2003 में की गई थी, यानी कि इसकी स्थापना हुई थी 2003 में हुई है, और फिर यानी कि 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 89 के बाद अगर 90 नंबर देखें तो 90 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, कहा गया हरियाणा से संबंधित लोक नृत्य नहीं है। अब हरियाणा से संबंधित लोक नृत्य हमारा कौन सा नहीं हो जाएगा, तेरह ताली, खोरिया, धमाल और झूमर। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जो 90 का हमारा ए हो जाएगा, ये 13 ताली जो है ये हरियाणा से संबंधित लोक नृत्य नहीं है। ये कहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों, ये हमारा है राजस्थान का है। कहाँ का है दोस्तों, राजस्थान का है। और बाकी जो खुरिया, झूमर, धमाल ये सब हमारे क्या है, हरियाणा से संबंधित लोक नृत्य हैं। 90 के बाद दोस्तों 91 नंबर देखा जाए तो 91 नंबर में क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि हाल ही में किसी राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो पंडित मदन मोहन दास, पंडित सतीश व्यास, पंडित चंद्रभान राव, पंडित जगदीश राव। तो 91 का अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे बी ऑप्शन यानी कि पंडित सतीश व्यास हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 91 के बाद अगर 92 नंबर देखा जाए तो 92 नंबर में दिया गया, कहा गया कि हाल ही में भारत का पहला परागणकर्ता पॉलिनेटर पार्क कहाँ बनाया गया दोस्तों, उत्तराखंड, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो 92 का अगर देखा जाए दोस्तों तो हमारा उत्तराखंड इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो उत्तराखंड में क्या हुआ है, भारत का पहला परागणकर्ता यानी कि पॉलिनेटर पार्क बनाया गया है। 92 के बाद देखिए दोस्तों 93 नंबर, तो 93 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया वर्ष 2020 का ग्लोबल सॉकर अवार्ड किसे दिया गया दोस्तों, एडन हेजार्ड को, लियोन मेसी को, रोनाल्डो को, लेवांडोव्स्की को। तो ये जो 4 ऑप्शन है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रोनाल्डो हमारे सिचुएशन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2020 का ग्लोबल सॉकर अवार्ड किसे दिया गया है दोस्तों, रोनाल्डो। तो रोनाल्डो हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 93 के बाद दोस्तों 94 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, कहा गया कि वर्ष 2020 में निम्न में से कौन सी सदी का बेस्ट फुटबॉल कोच चुना गया है, पेप गार्डियोला, लेवांडोव्स्की, एडन हेजार्ड, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 94 का अगर देखा जाए दोस्तों जो 2020 सदी का सबसे बेस्ट फुटबॉल कोच जो चुना गया है दोस्तों वो है पेप गार्डियोला। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए दोस्तों 94 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 94 बाद दोस्तों अगर 95 नंबर देखें तो 95 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि हाल ही में किस भाषा की प्रतिष्ठित कवित्री सुगाथा कुमारी का निधन हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे पूछा गया हाल ही में किस भाषा की प्रतिष्ठित कवित्री यानी कि कवित्री थी कौन सी भाषा की,
सुगाथा कुमारी का निधन हुआ है। मलयालम की थी, मराठी की थी, हिंदी की थी, पंजाबी की थी। दोस्तों आपको बता दूं कि 95 का जो हमारा ए हो जाएगा, यानी कि मलयालम की कवित्री थी, यानी कि सुगाथा कुमारी कौन सी भाषा की कवित्री थी? मलयालम हमारी भाषा की कवित्री थी। यानी कि 95 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 29 दिसंबर को साहिबजादा दिवस मनाने की घोषणा की गई? महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों 96 का जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी, यानी कि उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 29 दिसंबर को साहिबजादा दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो वो है हमारा दोस्तों उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर 96 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 96 के बाद अगर देखा जाए 97 नंबर, तो 97 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की गई? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो 97 के अगर दोस्तों देखा जाए तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की गई दोस्तों? तो वो है हमारा गुजरात राज्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर 97 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 97 के बाद दोस्तों 98 नंबर अगर देखें तो 98 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली हॉट एयर बैलून विल्ड लाइफ सफारी शुरू की है? हिमाचल, मध्य प्रदेश, अरुणाचल और उड़ीसा। तो दोस्तों फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कहा गया हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली हॉट एयर बैलून विल्ड लाइफ सफारी शुरू की है? तो दोस्तों वो राज्य हमारा यानी कि कौन सा है दोस्तों? वो राज्य है हमारा मध्य प्रदेश है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 98 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 98 बाद दोस्तों 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 99 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डेडिकेट मिला? विराट कोहली को, एमएस धोनी को और शिखर धवन को, रविंद्र जडेजा को। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, किस हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेटर अवार्ड ऑफ द डेडिकेट को मिला? यानी कि एमएस धोनी, यानी कि 99 का अगर देखा जाए तो यहाँ पे एमएस धोनी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा 100 नंबर, और 100 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे कहा गया है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व यानी कि शम्सुर रहमान फारूकी का निधन हुआ, वह कौन थे? वैज्ञानिक थे, गायक थे, कवि थे, अभिनेता थे? तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाले हमारे शम्सुर रहमान फारूकी का जो निधन हुआ वो क्या थे दोस्तों? वो हमारे कवि थे, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 100 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है आपको ये सीरीज और ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और आपको दोस्तों ये सारे क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। और दोस्तों आपको बता दूं, आपको अगर ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा दीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग बहुत ही आसानी से जुड़ करके इन सारे क्वेश्चनों का पीडीएफ हल सहित प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन का भेज करके उसका सोल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि 100 नंबर क्वेश्चन के आगे मैं आपको इस पूरे सीरीज की आंसर की भी दिखाई दे रहा हूं। आप लोग इस आंसर की का भी देख करके इसका सोल्यूशन जानकारी कर सकते हैं, यानी कि इन सभी आंसर की को देख करके भी आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं कि जो बताया गया कि ऑप्शन सही है या गलत बताए गए हैं, या आप लोग इसकी तैयारी भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।